हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का लेक्चर 6 है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो पिछला लेक्चर पढ़े तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो उसको मैं सुधरवा देता हूँ। देखो, जो पहले से अटेम्प्ट कर रहे हैं लेक्चर उनको तो प्रॉब्लम नहीं गया होगा। एक जगह लिखने में शायद मैं गड़बड़ी कर दिया था और मैं कमेंट में मैं बताया भी था, उसको सुधरवाया भी था। और मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जो भी लेक्चर जो भी अटेंड कर रहा है उसका एक बार कमेंट को देख लिया करो, क्योंकि कुछ अगर गलतियां हुई रहती है तो मैं कमेंट में उसको बता देता हूँ कि ये गलती हुई है, उसको सुधार देना, ऐसा टाइप का। ठीक है। तो गलती ये हुई थी कि हम लोग जानते हैं कार्बोनेट हार्डनेस होता है और एक क्या होता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है। ठीक है ना। तो कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता था, परमानेंट हार्डनेस होता है। और कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस होता है। ठीक है ना। तो मैं शायद कल का जो लेक्चर था उसमें मैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की जगह में कार्बोनेट हार्डनेस को परमानेंट हार्डनेस करके लिख दिया था। तो वो मेरी गलती है, उसको आप लोग सुधार लेना। शायद मैं बोलने में सही बोला था लेकिन वो जो नोट में लिखा था ना उसको गलत लिख दिया हूँ। ठीक है, उसको सुधार लेना। और दूसरी बात ये है कि जो हम लोग कल न्यूमेरिकल किए थे उसमें हम लोग जान रहे हैं कि 30% क्लोरीन कितना निकल के आया था, 0.6 kg निकल के आया था। तो अपने को 100% निकालना है और वही ब्लीचिंग पाउडर के बराबर हो जाएगा। 100% निकालने के लिए 0.6 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 30। 1% निकालेंगे तो 0.6 डिवाइडेड बाई 30 और इंटू में 100 करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कर लेना। ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन शायद मैं यहाँ पर से सिली मिस्टेक करके 6 kg ले आया था। वो कहाँ 6 kg होगा, यहाँ से 0 होगा तो 6/3 मतलब 2 kg आएगा ना आंसर। तो ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक रहता है, वो आप लोग इंटेलिजेंट हो खुद जान जाओगे, है ना। तो वो मेरी बेवकूफ़ी है और कुछ ना कुछ गलती ऐसा हो जाता है, तो आप लोग समझ लिया करो। ठीक है, आगे देखें क्या। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले कुछ और मैं बताना चाहूंगा। देखो, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों की पीडीएफ की डिमांड रहती है। ठीक है ना। पीडीएफ देने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन पीडीएफ देने से अच्छा मैं ये समझ रहा हूँ, ठीक है, या फिर पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि जो भी नोट्स हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अपनी मेहनत से, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या करो, उस वीडियो को देखो, अच्छे से लेक्चर को समझो और खुद से नोट्स बनाओ। तो वो 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव आप लोगों के लिए होगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, 10 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, इसका बेनिफिट डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि जो चीज समझे हो उस चीज को आप लिखते जा रहे हो खुद अपने हैंड राइटिंग में, तो वो लंबे समय के लिए और तुरंत याद होने का चांसेस होता है। ठीक है। और मैं पीडीएफ दे दूंगा तो क्या होगा, मैं जान रहा हूँ, पीडीएफ दे दूंगा तो 90% लोग तो वो पीडीएफ को रखेंगे और नोट्स तो बनाएंगे ही नहीं। ठीक है ना। और जो भी बनाएगा भी वो क्या करेगा, बस छाप लेगा पीडीएफ से, है ना। और 90% लोग तो पीडीएफ मिल जाने के बाद नोट्स ही नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग नोट्स ना बनाओ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना मेहनत करो थोड़ा और नोट्स बनाओ करके। ठीक है। तो इसके बावजूद भी जो चाह रहा है कि पीडीएफ मिले तो वो क्या कर सकता है कि इस वीडियो की, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंस्टाग्राम का। ठीक है ना। तो वहां पर वो इंस्टाग्राम में जाके मेरे को मैसेज कर सकता है, कुछ भी मैसेज पीडीएफ करके मैसेज कर देना, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और और एक और चीज बोलना चाहूंगा। देखो, ये जो मैं नोट्स ये जो बनाया हूँ, जो मैं अपने मेहनत से बनाया हूँ, ये जो बना है वो बहुत साल के एक्सपीरियंस से बना है और मेरे नॉलेज से बना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई सा बुक लिया और वहां पर से मैं पूरा एकदम A to Z छाप दिया हूँ, ऐसा तो नहीं है। जब भी पढ़ाऊंगा वो किसी ना किसी बुक के रेफरेंस से और कहीं ना कहीं से कुछ से तो पढ़ा ही हूँ। ठीक है। लेकिन ये किसी एक चीज का नहीं है यूनिवर्सल, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बुक, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग नोट्स से मैं, जो यूनिवर्सल मैं खुद अपने मेहनत से बनाया हुआ हूँ। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो होगा बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है ना। ऐसा जो नोट्स है वो आपको मेरे ख्याल से नहीं मिलने वाला। ठीक है, कम से कम यूट्यूब में और ऑफलाइन क्लासेस में नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आप लोग अपने खुद मेहनत से नोट्स बनाए होगे तो सही है, और नहीं बनाए हो तो जो चीज नया लग रहा है, जो पहले से पढ़ डाला है, वो लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है। और जो एकदम फ्रेश पढ़ रहा है तो वो आंख बंद करके इस नोट से किसी भी एग्जाम को निकाल सकता है। ठीक है ना। तो बस आप लोग अच्छे से मेहनत करो। ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, वैसे मैं इसका डेडिकेटेड एक लेक्चर में बनाऊंगा कि होता क्या है कि एक स्टेप में आप बहुत नॉलेज आने लग जाता है आपके पास, लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना। तो वो नॉलेज के कारण नहीं हो रहा है आपका सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। नॉलेज आपका बढ़ रहा है। ठीक है। हो सकता है कि आपका नॉलेज उससे भी ज्यादा है जिसका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है। होता है, ये कई बार होता है। वो तब होता है एक्चुअली में क्या है कि एग्जाम जब दिलाने जाते हैं, ठीक है ना, तो एग्जाम में जो परफॉर्मेंस देना होता है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वहां लॉजिक लगा के अपने को क्वेश्चन को बनाना होता है। ठीक है ना। तो वहां पर आपका नॉलेज तो है लेकिन वहां पर लॉजिक भी लगाना है और थोड़ा बहुत लक भी काम आता है। ठीक है। तो
वो सब समय के साथ वो आप भी सेलेक्ट होंगे। हो सकता है आप थोड़े लेट में सेलेक्ट हों, ठीक है, लेकिन एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। किसी को पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है, किसी को कम नॉलेज होने के कारण भी पहले मिल जाता है, किसी को ज्यादा नॉलेज होने से होता है लेकिन फिर भी उसको सिलेक्शन नहीं मिलता, उसको थोड़ी देर में बाद में मिलता है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और एक चीज मैं सीखा हूँ जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपके मन का हुआ तो बहुत बढ़िया, और अगर आपके मन का नहीं हुआ तो ये समझ लेना ये ईश्वर की मन की है। मतलब ईश्वर चाहता है कि वो आपके लिए और उससे भी बेहतर कुछ सोच के रखा है, ठीक है। तो आज बहुत सारा लेक्चर हो गया मेरा, ठीक है। तो होप आप लोगों को सब चीज समझ में आया होगा, और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मिसकेलेनियस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आईएमपी पॉइंट्स। और ये थोड़ा सा रिवीजन ही हो जाएगा, पिछला क्लास जो अटेंड करके आया हुआ है, ठीक है, जो अटेंड नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां पर जाके देख लो, ठीक है। और जो अटेंड किया है उसको तो ये सब समझ में आ जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ कलर हो गया, ओडर हो गया, टेस्ट पढ़े थे ना हम लोग। कलर ओडर को कैसे रिमूव करते थे, एरेशन मेथड होता था, बताया था, ठीक है ना। एरेशन मेथड से हम लोग कलर ओडर को रिमूव करते थे, और एरेशन से क्या चीज को रिमूव करते थे, और मैं बोलूंगा कमेंट में करो तो करोगे नहीं, इसलिए मैं बता देता हूँ। एरेशन एरेशन से हम लोग क्या चीज रिमूव करते थे, और आयरन और मैग्नीज को रिमूव करते थे, ठीक है ना। आयरन और मैग्नीज को रिमूव करते थे, मतलब इस मिनरल को भी हम लोग एरेशन के हेल्प से रिमूव कर सकते थे, और कलर को भी थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। तो ये पहला मेथड हो गया जिससे हम लोग कलर ओडर और टेस्ट को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या दिख रहा है अपने को, ट्रीटमेंट बाई एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन भी एक मेथड है जिससे हम लोग उन तीनों को रिमूव कर सकते हैं। किन तीनों को, कलर ओडर और टेस्ट को रिमूव कर सकते हैं। अब देखो एक्टिवेटेड कार्बन हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, किस चीज के लिए और काम आता था एक्टिवेटेड कार्बन, तो डीक्लोरिनेशन प्रोसेस। ये सबको रिकॉल करते जाओ, ठीक है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए। देखो जो कुछ स्टूडेंट और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल आता है कि सर एक बार पढ़ते हैं तो याद तो रहता है लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा जो क्वेश्चन है ना, वो मैं बोलना तो नहीं चाहता, थोड़ा सा आप लोगों को शर्मिंदा लगेगा, लेकिन जो बेवकूफ स्टूडेंट होते हैं वही लोग करते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि जो मतलब जो समझदार स्टूडेंट है, आप लोग ये बताओ, आप लोग अभी पढ़ रहे हो क्या, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्कूल में पढ़े होगे, कॉलेज में पढ़े होगे, उस समय भी आप लोगों को यही सेम फेस करना पड़ा होगा, याद रहता होगा, कुछ समय बाद भूल जाते होगे। तो ये चीज तो बचपन में भी आना चाहिए आपको क्वेश्चन, अभी क्यों आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया, बचपन में क्यों नहीं आया। बचपन में जब पढ़े होगे तो उस समय टीचर से क्यों नहीं पूछे, अभी मेरे से क्यों पूछ रहे हो। उस समय अगर कुछ थोड़े बहुत भी अच्छे टीचर मिले होंगे तो वो बताए होंगे आप लोग। सिर्फ एक ही तरीका है भाई कि लंबे समय तक याद रहे, उसके लिए रिवीजन करना है। और वही चीज मैं बोलूंगा, कुछ नया चीज बोलूंगा क्या, रिवीजन। आपके समय में तो अभी हाईटेक यूट्यूब है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसी लेक्चर को 10 बार देख लो, ठीक है ना। मतलब जो प्लेबैक स्पीड है उसको बढ़ा लो, 2 का स्पीड में बढ़ा दो, ठीक है ना, 2 गुना स्पीड कर दो, उससे भी ज्यादा करना का ऑप्शन होगा तो कर दो, ठीक है। और एक बार फिर से लेक्चर को देख लो, जितना बार मन करे देख लो लेक्चर को, ठीक है। हो गया रिवीजन, ठीक है ना। खुद से पढ़ना चाहते हो तो खुद से पढ़ के रिवीजन करो, ठीक है। मैं कुछ नया चीज बताऊंगा क्या, रिवीजन ही एकमात्र तरीका है जिससे आपको लंबे समय तक चीज याद रहेगा। और मैं बोलता हूँ कि यहीं का यहीं याद रखो, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ उसको यहीं का यहीं समझ लो, याद करो, जो करना है करो, ठीक है। और तुरंत जाके फिर से एक आध दिन में फिर से उसी चीज को रिवीजन करो, ठीक है ना। वो रूल तो आपको पता ही होगा, किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो उसको 2 दिन में जरूर रिवीजन करो, ठीक है। उसके बाद 1 सप्ताह में रिवीजन करो, उसके बाद 1 महीना में रिवीजन करो। तो 3 बार अगर इस किसी भी चीज को रिवीजन कर लेते हो तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहता है। अभी कुछ नया चीज है क्या, 10 बार आप लोग वीडियो खुद देखे होंगे, ठीक है ना, यूट्यूब में कैसे लंबे समय तक याद रखें, ठीक है। 10 ठोक मोटिवेशनल स्पीक सुने होंगे, लेकिन कुछ काम नहीं आने वाला, मैं ये बता रहा हूँ। जब तक आपके मन में अंदर अंतर आत्मा जब तक नहीं जागता ना कि मेरे को करना है, तब तक जितना मोटिवेशनल स्पीक देखना है देख लो, ठीक है ना। जितना तरीका ढूंढना है, जो तरीका ढूंढ रहा है, मोटिवेशनल स्पीक ढूंढ रहा है ना, वो कभी नहीं सेलेक्ट होने वाला। क्योंकि जो सेलेक्ट होना होता है ना, वो एक आध बार देखता है बस ये चीज को और समझ जाता है, फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, ठीक है। ये कभी कभार लेक्चर देना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोला था मैं, एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन भी एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग तीनों को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और एक्टिवेटेड कार्बन से मैं एक चीज और बताया था पिछले लेक्चर में, जिससे हम लोग
डीक्लोरिनेशन प्रोसेस करते थे। डीक्लोरिनेशन क्या प्रोसेस होता है? क्लोरीन को रिमूव करने का प्रोसेस होता था। लेकिन मैं वहां पर एक चीज और बताया था, डीक्लोरिनेशन का जो मेन मेथड होता है वो सल्फर थायोसल्फेट, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब मेथड होता है। एक्टिवेटेड कार्बन तो होता ही था, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड मेथड क्या दिखा है कि आपको कॉपर सल्फेट मेथड बता रहा है। अब कॉपर सल्फेट भी एक मेथड है, ठीक है, जिसको भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एल्गी रिमूव करते थे अपन, याद होगा तो। एल्गी कंट्रोल करने के लिए कॉपर सल्फेट को याद रख लो, रट लो बोला था, ठीक है। अभी भूल गए होगे तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। याद होगा जिसको तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो कॉपर सल्फेट से हम लोग एल्गी को कंट्रोल करते थे। कुल मिला के जो एक्वेटिक जो वीड्स होते हैं ना, जो मतलब जलीय पेड़ पौधे जो पनप जाते हैं, तो उनको अपन कॉपर सल्फेट से कंट्रोल करते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं। पहला एरेशन में क्या बोला है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं वाटर से। ये क्या बजने लग गया? पंखा बजने लग गया मेरे यहाँ का। चलो ठीक है, एरेशन देखते हैं। एरेशन में क्या है आपका? एरेशन में क्या बोल रहा है कि मैं बताया था ना, एरेशन में जो होता है वाटर हवा के कांटेक्ट में आता है, मतलब एयर के कांटेक्ट में आता है। उसके बाद फिर यही बोल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द वाटर एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। वाटर और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में आपका गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है, और कुछ काम का नहीं है। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है एक्टिवेटेड कार्बन। और एक्टिवेटेड कार्बन के हेल्प से हम लोग क्या कर सक रहे हैं? ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स जो हैं उसको हम लोग रिमूव कर सक रहे हैं। एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव्स ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स फ्रॉम द वाटर। आगे समझ में? वाटर से जो ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स होते हैं ना यार, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के आपको याद क्या रखना है? ये 3 पॉइंट याद रखना है कि कलर, ओडर और टेस्ट को कौन कौन से मेथड से रिमूव कर सकते हैं। तो एरेशन से, एक्टिवेटेड कार्बन से और कॉपर सल्फेट से। और कॉपर सल्फेट आपका थर्ड मेथड है, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसके ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है? एल्गी ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। उसके अलावा बैक्टीरिया को भी रिमूव कर सकते हैं, और उसके अलावा जो आपका एक्वेटिक वीड्स होते हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एक्वेटिक वीड्स क्या होता है मैं बताया अभी, जली जो पेड़ पौधे पनप जाते हैं। उसके बाद फिर रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज एक तो आपका एरेशन मेथड ही हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड बाय द एरेशन फॉलोड बाय द कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। इस चीज को याद रखना कि स्टेप क्या होता है। एरेशन से ही बोल रहे हो आप लोग, एरेशन मेथड से हम लोग रिमूव कर लेते हैं, लेकिन एरेशन फॉलोड बाय कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये चीज होता है आपका। तो किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा? तो कोगुलेशन होगा, ये स्टेप है ना। कोगुलेशन पूछ सकता है, ठीक है ना। क्या स्टेप फॉलो होता है आयरन मैग्नीज को रिमूव करने के लिए? तो सबसे पहले कोगुलेशन होगा, कोगुलेशन के बाद सेडिमेंटेशन होगा, और उसके बाद फिल्ट्रेशन होगा। और सबसे पहले तो एरेशन होगा, एरेशन फॉलोड बाय कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। आगे समझ में? आगे बढ़े, याद करते जाओ। उसके बाद देखते हैं डीफ्लोरिनेशन एंड फ्लोरिडेशन। फ्लोरिडेशन मतलब फ्लोरीन की कमी है तो फ्लोरीन को बढ़ाना एक हिसाब से, और डीफ्लोरिनेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब फ्लोरीन अधिकता में है तो फ्लोरीन की मात्रा में कमी करना, ठीक है। तो यही चीज है। फ्लोरिडेशन में क्या करते हैं? वही बोला है, द प्रोसेस ऑफ द राइजिंग ऑफ द फ्लोराइड कंटेंट इन वाटर नोन एज फ्लोरिडेशन। तो कैसे करते हैं? तो फ्लोरिडेशन करने के लिए सोडियम फ्लोराइड को मिला देते हैं। सोडियम फ्लोराइड इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द फ्लोरिडेशन ऑफ द पब्लिक वाटर सप्लाई। तो फ्लोरीन भी थोड़ा बहुत मात्रा में जरूरी होता है, और कितना जरूरी होता है तो कमेंट करके बताओ। बोलूंगा तो नहीं बताओगे तो मैं ही बता देता हूँ। 1.5 परमिसिबल लिमिट होता था क्या? याद आ रहा होगा तो 1 से 1.5 ppm, ppm मतलब मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद फिर डीफ्लोरिडेशन। डीफ्लोरिडेशन की बात करते हैं तो डीफ्लोरिडेशन प्रोसेस क्या होता है? तो फ्लोरीन में कमी करना, जो फ्लोरीन अधिक है उसको कम करना। तो प्रोसेस ऑफ द रिड्यूसिंग द फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन वाटर, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ द रिड्यूसिंग द फ्लोराइड कंसंट्रेशन कैसे? तो नॉलगोडा टेक्निक। अब इसको रट डालो, ठीक है ना। कभी ये भूलने वाला चीज नहीं है, मतलब ये सब नॉलगोडा टेक्निक अगर नहीं याद है तो मतलब ना जीवन ही व्यर्थ है आपका, एग्जाम देने कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्वेश्चन सब बनाएंगे, रटा हुआ है सभी को, ठीक है। मतलब जो एक आध साल भी पढ़ लिया वो सब जान रहे हैं कि डीफ्लोरिडेशन कौन सा टेक्निक? नॉलगोडा टेक्निक, ठीक है। नॉलगोडा टेक्निक, ठीक है। तो ये नॉलगोडा टेक्निक होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो नॉलगोडा टेक्निक क्यों होता है वो आपको याद होना चाहिए। डीफ्लोरिडेशन का टेक्निक है नालगोंडा टेक्निक, ठीक है। नालगोंडा टेक्निक में होता क्या है? तो ये बोल रहा है कि सोडियम, एल्यूमिनेट, लाइम, ब्लीचिंग पाउडर एंड फिल्टर एलम, ये सबको ऐड करते हैं सिक्वेंसली, किसमें? वाटर में। कैसे वाटर में? जिसमें फ्लोरीन अधिक है।
तो ये सबको ऐड करते हैं किस लिए? फ्लोरीन को कम करने के लिए। और यही तो आपका नालकुंडा टेक्निक है। ये सब नहीं समझ में आता तो कोई मतलब भी नहीं है। सीधा एक चीज याद रखो, इसमें लिखा नहीं हूं, एलम और एक हो जाएगा आपका लाइम, ठीक है ना। इसी की मात्रा को हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं नालकुंडा टेक्निक में, ताकि फ्लोराइड का मात्रा क्या हो? कंट्रोल हो या फिर कम हो। आगे समझ में मुख्य रूप से दो कंटेंट आपको याद रखना है, एलम और लाइम। तो ये बोल रहे हैं ना, सोडियम एल्यूमिनेट या फिर लाइम, उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर और उसके अलावा आपका फिल्टर्ड एलम को ऐड करते हैं फ्लोराइड वाटर में। ये याद रहे तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं है, नहीं तो दो ठोक चीज याद रखना आपको, एलम और लाइम, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं नालगुना टेक्निक इज इंक्लूड द कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन एंड डिफ्लोरिडेशन। इसका स्टेप दिया है, नालगुना टेक्निक का स्टेप पूछ सकता है। सबसे पहले आपका कोगुलेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है, फिर डिसइंफेक्शन होता है, फिर डिफ्लोरिडेशन होता है, ठीक है ना। लास्ट स्टेप डिफ्लोरिडेशन ही होगा, कॉमन सेंस वाला चीज है। डिफ्लोरिडेशन मतलब लास्ट स्टेप में आपका फ्लोरीन कम होने लग जाएगा। तो सबसे पहले कोगुलेशन बोलना, फिर सेडिमेंटेशन बोलना, फिर डिसइंफेक्शन बोलना, ठीक है, फिर डिफ्लोरिडेशन। अब डीसेलिनाइजेशन या फिर डीसेलिनेशन क्या प्रोसेस होता है? दोनों एक ही मतलब है, दोनों का नाम मतलब दोनों का मतलब एक ही है ना। सेलिनेशन मतलब क्या समझ रहे हो? तो इसमें करते क्या है? डीसेलिनेशन करते हैं, मतलब जो नमक की मात्रा है, सॉल्ट की जो मात्रा है, उसको कम करते हैं, यहाँ फिर कंट्रोल करने का काम करते हैं। डीसेलिनेशन मतलब नमक की मात्रा को कम करना। तो वही बोल रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग द सेलाइन वाटर टू द फ्रेश वाटर, ठीक है ना। सेलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में कंट्रोल करना है, मतलब कन्वर्ट करना है, तो नमक को कम करना पड़ेगा या फिर निकालना पड़ेगा। तो इसके मेथड का नाम पहले याद रख लो, कितने सारे मेथड है देखो। डिस्टिलेशन मेथड होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है, फ्रीजिंग मेथड होता है, डीमिनरलाइजेशन मेथड होता है, सोलर इवेपोरेशन मेथड होता है, ठीक है ना। आगे समझ में एक एक करके देखते हैं। डिस्टिलेशन मेथड, अब डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिल वाटर बोलते हैं ना, मतलब शुद्ध पानी। डिस्टिलेशन करना मतलब पानी को शुद्ध करना, जो नमक वाला पानी है उसको साफ करना, फ्रेश करना, डिस्टिलेशन। करेंगे क्या? इसमें जनरली अपन पानी को गर्म कर देते हैं, मतलब जो सेलाइन वाटर होता है उसको बॉईल कर देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। अब बॉईल होने के बाद क्या होगा? वेपर निकलेगा, ठीक है। अब अच्छा याद रखना कि ये डिस्टिलेशन प्रोसेस में जिस भी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो उसको ढक दो ऊपर से, ठीक है ना। या फिर ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि वेपर जो है बाहर ना निकले, ऊपर चिपक जाए। उसके बाद जैसे ही वो हवा कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाएगा? पानी बाहर निकलने लग जाएगा। देखे होगे जनरली जब भी खाना वाना बनाते होगे अगर कोई, या फिर पानी गर्म करते होगे, पानी को ढक के रख देते होगे, या फिर दूध को, और जैसे ही ढक्कन खोलते होगे, जैसे ही हवा ठंडे हवा कांटेक्ट में आता है तो पानी बूंद बूंद नीचे गिरने लग जाता है। कंडेंसेशन बोलते हैं ना उसी को, उसी के प्रिंसिपल पे तो पानी मतलब बरसात भी होता है, ठीक है ना, वर्षा होता है ना, ठीक है ना। तो वही चीज है डिस्टिलेशन। तो जो पानी ऊपर जम गया है बर्तन में, ढक्कन में, और जो फिर जैसे ही हवा कांटेक्ट में आता है नीचे गिर रहा है, वही आपका फ्रेश वाटर है। और जो गर्म करने से जो पानी बच जा रहा है, ठीक है ना, वो जो बच जा रहा है वही सलाइन वाटर है। मतलब कि बचा हुआ पानी क्या है? आपका सॉल्टी है, वो अलग हो गया, और जो वेपर के रूप में ऊपर गया और जो जिसको हम लोग अलग कर लिए वो क्या है? फ्रेश वाटर है, ठीक है ना। एकदम बच्चों टाइप का समझा रहा हूँ, समझाना नहीं चाहिए क्योंकि एकदम बचपन वाला चीज है ये, ठीक। तो वही चीज है, आपका सेलाइन वाटर इज बॉइल्ड और दी इवेपोरेटेड, देन द वेपर आर कंडेंस्ड एंड विच गिव द फ्रेश वाटर, ठीक है ना। आगे देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में ये याद रख लो, मतलब मोटे तौर पे ये याद रख लो कि ये एक प्रकार से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, इसमें मैकेनिकल फोर्स की जरूरत होती है। तो वही चीज लिखा है कि वाटर इज फोर्स्ड अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब एक मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली होता है या फिर एक फिल्टर होता है जो कि सेमी परमिएबल नेचर का होता है, जिससे हम लोग सेलाइन वाटर को गुजारते हैं। और कैसे गुजारते हैं? फोर्स के साथ गुजारते हैं। और उससे होता क्या है कि फिल्टर के एक तरफ में नमक अलग हो जाएगा और दूसरे तरफ में अपने को फ्रेश वाटर मिल जाएगा। एकदम कॉमन सेंस वाला चीज है। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गया? तो ये भी एक मेथड है किसका? तो डीसेलिनेशन का प्रोसेस है। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रोडायलिसिस है, इसमें कुछ मैं बताया नहीं हूँ, बस नाम याद रखना। इलेक्ट्रोडायलिसिस मतलब इलेक्ट्रिकल कुछ एनर्जी लगता होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। फ्रीजिंग में टेम्परेचर को कम करते होंगे, ठीक है। और डीमिनरलाइजेशन में आयन एक्सचेंज का मेथड होगा। डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर सोलर इवेपोरेशन में मतलब सोलर एनर्जी का यूज होता होगा, ठीक है। उसमें ज्यादा अपने को अंदर में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नाम याद रख लो उतना ही काफी है। डिसेलिनेशन का क्या क्या प्रोसेस है फिर से बोल दो एक बार। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस है, फ्रीजिंग मेथड है, डिमिनरलाइजेशन मेथड और सोलर इवेपोरेशन मेथड है। आगे बढ़ जाए। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एंड वाटर डिमांड्स।
अब अपने को पता लगाना है ठीक है, फोरकास्टिंग करना है थोड़ा सा, इसको देखते हैं समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि पर कैपिटा डिमांड क्या होता है, रेट ऑफ डिमांड क्या होता है। पर कैपिटा डिमांड या फिर रेट ऑफ डिमांड क्या होता है अब समझ के देखो ना, पर कैपिटा मतलब एक आदमी का डिमांड किस चीज का, पानी का ना, पानी का ही तो होगा ना, वाटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पर कैपिटा डिमांड तो वही लिखा है, एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाय वन पर्सन, मतलब एक आदमी का एक दिन का पानी का डिमांड साल भर में है, समझ में। एनुअल एवरेज डिमांड बोल रहा है ना, मतलब ये है कि एक दिन का जो भी डिमांड होगा वैसे 365 दिन का डिमांड होगा, सबको जोड़ोगे और उसका एवरेज निकालोगे, तो वही है एनुअल एवरेज निकल जाएगा। तो एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाई वन पर्सन, एक आदमी का एक दिन का एनुअल एवरेज डिमांड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा डिमांड, या फिर उसी को रेट ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। पर कैपिटा डिमांड में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, तो पर कैपिटा डिमांड में आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड भी इंक्लूड रहता है, इंडस्ट्रियल भी रहता है, मतलब टोटल पर कैपिटा डिमांड की बात करेंगे तो ये सब इंक्लूड रहता है, ठीक है, आ रहा समझ में। अगर पर्टिकुलरली आपको बोल दिया है डोमेस्टिक डिमांड तो सिर्फ डोमेस्टिक की बात करेगा वो, लेकिन वो बोल दिया है रेट ऑफ डिमांड बोल दिया है, पर कैपिटा डिमांड बोला है और कुछ नहीं बोला है, तो उसमें सब चीज आ जाएगा, है ना ये। तो वाटर रिक्वायरमेंट बाय द लॉसेस एंड थेफ्ट के कारण पब्लिक यूज के लिए जितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है, इंडस्ट्रियल के लिए और डोमेस्टिक के लिए, बताने की जरूरत है क्या, बता देता हूँ फिर भी। डोमेस्टिक वाटर डिमांड पहले भी बता चुका हूँ 10 बार, ठीक है ना। घरों में जो पानी है, जो ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, फ्लशिंग, ये सब के लिए यूज होगा। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्रीज में जो कमर्शियल यूज होगा उसको भी अपन इंडस्ट्रियल डिमांड बोल सकते हैं। उसके बाद फिर पब्लिक यूज, पब्लिक यूज मतलब क्या समझ रहे हो, सार्वजनिक जगह में, मतलब सार्वजनिक गार्डन है वहां पर फाउंटेन वगैरह है, ठीक है, पार्क्स हैं, और उसके अलावा स्प्रिंकलिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को जो स्प्रिंकलर कर रहे हैं, या फिर जो ग्राउंड में जो डिवाइडर होता है उसके पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए जो खर्चा हो रहा है, तो ये सब चीज किस में आएगा, पब्लिक यूज में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखेंगे वाटर रिक्वायरमेंट फॉर दी लॉसेस एंड थेफ्ट, मतलब जो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर कन्वेंस सिस्टम है, यानी कि पाइप जिसके थ्रू पानी आ रहा है और पाइप लीक हो गया, ठीक है, उसके कारण जो पानी का लॉस हो रहा है, या फिर कोई पानी चोरी कर लिया, ठीक है ना, ये तो इंडिया में आम बात है, ठीक है, तो कोई पानी चोरी कर लिया, ठीक है, तो उसके कारण जो लॉस होता है उसको हम लोग कितना मान के चलते हैं और क्या होता है वो आगे देखेंगे। क्या होता है यहाँ पर समझ गए आप लोग, लीकेज होता है या फिर डैमेज हो गया, चोरी हो गया, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, किस कारण से वाटर रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं, लॉसेस एंड थेफ्ट के कारण जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्लूड है बोल रहे हैं, किसमें, पर कैपिटा डिमांड में। आगे समझ में ये सब क्या होता है। उसके बाद फिर रेट ऑफ डिमांड, ये क्या लिख दिया हूं मैं, डीमेन लिख दिया हूँ, है ना, तो डिमांड है ये। तो रेट ऑफ डिमांड जो होता है वो क्या होता है, टोटल ईयरली वाटर रिक्वायर्ड फॉर दी सिटी इन लीटर डिवाइडेड बाई 365 इंटू डिजाइन पॉपुलेशन। तो ऐसा करोगे तो आपको रेट ऑफ डिमांड निकल के आ जाएगा। फिर से बोलो क्या, टोटल ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी, किसी भी शहर का टोटल कितना पानी की जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, उस लीटर में ना, याद रखना लीटर में, उसको डिवाइड कर दो 365 मल्टीप्लाइड बाई जो भी वहां का पॉपुलेशन है उससे, ठीक है ना। तो उससे करोगे ऐसा तो क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ डिमांड निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको सिस्टम समझाया गया है कि सबसे पहले वाटर सप्लाई होगा, वाटर सप्लाई टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक है। ये क्या समझाना चाह रहा है वो नीचे आपको अच्छे समझ में आएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जो पानी आता है वो सोर्स से आता है, ठीक है ना। सोर्स अब कुछ भी हो सकता है, सोर्स के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी समझ लो कि मान लेते हैं किसी नदी से या फिर किसी बांध से पानी आ रहा है, तो वो सोर्स है हमारे लिए, ठीक है ना। शहर में पानी आ रहा है वहां से, तो वो सोर्स हो गया, ठीक है। सोर्स के बाद फिर वो पानी जब भी आता है तो वो पहले ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, डायरेक्ट तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हमारे घरों में नहीं आएगा ना, पहले ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट के बाद फिर वो रिजर्वायर में जाएगा। रिजर्वायर मतलब एक पानी का टंकी, कुछ भी हो सकता है जहां पर पानी कलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नगर निगम का कर्मचारी फिर रोज क्या करेगा, जो भी अलॉटेड समय होगा उसमें वो खोलेगा और बंद करेगा, ठीक है ना, अगर नगर निगम का है तो, ठीक है ना। आगे समझ में।
तो ऐसी चीज है और कुछ नहीं। उसके बाद फिर ये नीचे में रेड कलर में बताया हुआ हूँ कि मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से सोर्स से रिजर्वायर, सोर्स से रिजर्वायर की ओर जो पानी आता है वो किस डिमांड के हिसाब से आता है, मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से आता है। अब ये मैक्सिमम डेली डिमांड क्या है वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में ही, ठीक है। और जबकि रिजर्वायर से जो सिटी में, हमारे सिटी में जो पानी आता है वो मैक्सिमम अर्ली डिमांड के हिसाब से आता है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि सोर्स से जो रिजर्वायर की ओर पानी आता है वो मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से आता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है यार, सोर्स जो रिजर्वायर में पानी डालोगे वो मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से डालोगे, और जबकि हमारे घरों में पानी जो आएगा वो मैक्सिमम अर्ली डिमांड के हिसाब से आता है, ठीक है ना। अर्ली डिमांड देखो, सुबह ज्यादा जरूरत होता है पानी का, ठीक है। सुबह में कुछ पीक समय रहता है, वहां ज्यादा जरूरत होता है। वैसे शाम में कुछ पीक समय, मतलब जहां पर जिस समय नॉर्मली ब्रेकफास्ट खाना बनता है उस समय ज्यादा होता है जरूरत पानी का, तो वही चीज है। तो मैक्सिमम अर्ली डिमांड के हिसाब से हमारे घरों में पानी आता है, और सोर्स से रिजर्वायर में मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से। तो मैक्सिमम डेली जितना डिमांड होगा सिटी का, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत समझा भी दिया, और बाकी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे समझ में। और यहाँ पर ये ऊपर में डिजाइन पीरियड भी दे दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर जो सप्लाई स्कीम होता है, वाटर सप्लाई स्कीम, उसका जो डिजाइन पीरियड होता है वो लगभग 20 से 30 साल का होता है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में और, ठीक है। तो अगला हेडिंग क्या दिया गया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द टाउन डिपेंड्स अपॉन, मतलब जो वाटर की क्वांटिटी है ना, वाटर की क्वांटिटी जो जितना रिक्वायर्ड होता है, वाटर की क्वांटिटी जितना रिक्वायर्ड होता है किसी भी सिटी के लिए, वो किस किस पे डिपेंड करता है। अभी कॉमन सेंस वाला चीज है, फिर से बोलूंगा मैं, ठीक है ना। किसी भी सिटी की जो वाटर की क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, आप लोग खुद बता दो। वाटर की क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगा, वहां की लिविंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वहां की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, डिजाइन पीरियड पे डिपेंड करेगा, डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगा, मतलब रेट ऑफ डिमांड पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और आप बहुत सारा चीज अपने से और बता सकते हो, ठीक है ना। आ रहा है कि नहीं समझ में। अब लिविंग स्टैंडर्ड जैसे कि आपका जितना आप लोग मतलब क्या बोलना चाहिए, एनहेंस करते जाओगे टेक्नोलॉजी को, जैसे कि वॉशिंग मशीन जिसके घर में यूज हो रहा है, जिसके घर में वॉशरूम यूज हो रहा है, वॉशरूम में मतलब कि वो शावर यूज हो रहा है, बाथ टब यूज हो रहा है, ठीक है। और एक तरफ दूसरा घर जिसमें नॉर्मल बाथरूम है, ठीक है, नल लगा हुआ है एक ठोक बस, ठीक है, कपड़ा भी जो हाथ से धुल रहा है। तो जितना ज्यादा आप लोग एडवांस होते जाओगे उतना ज्यादा पानी का ज्यादा खर्चा होते जाएगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड करेगा ना, वही चीज है और कुछ नहीं, है ना। तो इसको एक तरह से और क्वेश्चन बन सकता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द टाउन डिपेंड्स अपॉन लिखा है ना, तो इसमें रेट ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ वाटर किसी भी सिटी का या फिर टाउन का किस किस पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारा चीज आप लोग खुद से लिखने में सक्षम हो, ये मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड। अब बहुत सारे डिमांड है और इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड के लिए कितना कितना डिमांड होता है, तो फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम, मतलब विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम मतलब समझ लो बिलो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल या फिर पुअर कैटेगरी में जो लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप इसको बोल सकते हैं कि वो किस में नहीं आ रहे हैं, फुल फ्लशिंग सिस्टम में नहीं आ रहे हैं। फिर से वही बताया ना, फुल फ्लशिंग सिस्टम में नहीं आ रहे मतलब जिसके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, शावर नहीं है, ठीक है, बाथ टब नहीं है, तो ये सब हो गया, ठीक। तो डोमेस्टिक यूज के लिए, तो ऐसे जगह में जहां पर फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं है, वहां पर डोमेस्टिक डिमांड कितना होता है, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। और ये 10 बार पूछा है क्वेश्चन को, ठीक है ना। डोमेस्टिक वाटर डिमांड इन इंडिया कितना होता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है फुल फ्लशिंग सिस्टम एंड क्या बोलना चाहिए, विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको यही चीज पूछ रहा है, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे ही पूछ रहा है, क्योंकि इंडिया की जो अधिकतर जनसंख्या है वो किसके अंतर्गत में आती है, बिलो मिडिल क्लास के अंतर्गत में आती है, इसलिए इसी को पूछ रहा है। लेकिन अगर वो प्रॉपर वो रिप्रेजेंट कर दिया है कि फुल फ्लशिंग सिस्टम है कि नहीं है, तो अगर नहीं होगा या फिर होगा फुल फ्लशिंग सिस्टम तो आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं कि वो फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं है। आगे ना समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर कुछ नहीं दिया है फुल फ्लशिंग या फिर विदाउट फुल फ्लशिंग तो आपको 135 लीटर लेना है, और अगर दिया है तो फिर जो दिया है वो लिए हुए, है ना। तो डोमेस्टिक के लिए हम लोग 50 से 60% यूज कर देते हैं, जितना भी वाटर सप्लाई होता है उसका 50 से 60% डोमेस्टिक डिमांड होता है, ठीक है ना। जो भी रेट ऑफ डिमांड होता है ना, टोटल डिमांड
जो भी टोटल डिमांड होता है उस टोटल डिमांड का डोमेस्टिक डिमांड ही सबसे ज्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है। तो वो कितना होता है, 50 से 60% होता है, जो कि किसके बराबर होता है, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे के बराबर होता है। अच्छा, ये एलपीसीडी मतलब समझ में आ रहा होगा, लीटर पर कैपिटा पर डे, है ना। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल डिमांड 20 से 25% वेरी करता है, जो कि 70 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। पब्लिक यूज के लिए जो होता है 5 से 10%, जो कि 10 एलपीसीडी होता है। और जो लॉसेज एंड थेफ्ट होता है 15 से 20%, जो कि 55 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। टोटल डिमांड याद रखना है, टोटल डिमांड जो होता है विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम के केस में 270 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। और इसको आपको मतलब डिनोट करके ही पूछेगा कि फुल फ्लशिंग सिस्टम है कि विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम में पूछेगा तो 270 बोलना, और फुल फ्लशिंग सिस्टम में पूछेगा तो 335 बोलना। नीचे बोलेंगे, नीचे मतलब पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी 270 याद रखो, 270 लीटर पर कैपिटा पर डे टोटल डिमांड हम लोग लेंगे जब विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम है। तो आपको याद क्या रखना है, जो जो सर्कल लगाया हूँ उसको ज्यादा याद रखना है, ठीक है। डोमेस्टिक यूज के लिए लगभग 50 से 60% पानी यूज हो जाता है, और 135 लीटर पर कैपिटा पर डे डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, ठीक है। और टोटल डिमांड आपको 270 लीटर पर कैपिटा पर डे, इतना तो एकदम से याद रहना चाहिए। उसके अलावा फिर याद रख सकते हो कि ये परसेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल के लिए 20 से 25% यूज होता है, पब्लिक यूज के लिए 5 से 10% यूज होता है, लॉसेस एंड थेफ्ट तो 15 से 20% होता है। फिर से बोलो, 15 से 20% क्या चीज यूज होता है, तो लॉस एंड थेफ्ट के मतलब उसके लिए डिमांड होता है। उसके बाद फिर पब्लिक यूज के लिए सिर्फ 5 से 10% और 20 से 25% इंडस्ट्रियल डिमांड होता है। टोटल डिमांड जब आपको याद रहेगा 270 है और परसेंट आपको याद रहेगा तो आप लोग ऐसे निकाल भी सकते हो। बाकी ये 70, 10 और 55 देख लेना एक बार, ठीक है ना। 70 इंडस्ट्रियल के लिए हो जाएगा, 10 पब्लिक के लिए हो जाएगा, और 55 किसके लिए हो जाएगा, लॉसेस एंड थेफ्ट के केस में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं विथ फुल फ्लशिंग सिस्टम। ये फुल फ्लशिंग सिस्टम के केस में अब डोमेस्टिक डिमांड जो होता है वो 200 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है, 135 नहीं होता है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा स्टफ आया एग्जाम तो आपको इसको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो उसमें लेकिन प्रॉपर मेंशन किया रहेगा कि फुल फ्लशिंग सिस्टम के केस में डोमेस्टिक डिमांड कितना होता है। तो 200 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है, बाकी सब सेम है देख लो, 70, 10, 55। और टोटल डिमांड फिर इस हिसाब से कितना बढ़ गया, पहले 135 था तो ये 200 मतलब 65 बढ़ गया, तो 270 में 65 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 335 लीटर पर कैपिटा पर डे टोटल डिमांड होता है। फुल फ्लशिंग सिस्टम के केस में 335 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल डिमांड क्या होता है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल डिमांड तो बता चुका हूँ ना, ऑफिस। अच्छा, इंडस्ट्रियल के अंतर्गत में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज आएगा, लेकिन कमर्शियल डिमांड के अंतर्गत में क्या आएगा, ऑफिस हो गया, हॉस्टल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है, स्कूल भी बोल सकते हो। तो ये सब जो है ना वो कमर्शियल डिमांड के अंतर्गत में आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि इनके लिए कितना कितना डिमांड होता है। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दिया हूँ ताकि अगर आ गया एक क्वेश्चन तो आपको पढ़ा हुआ लगे, नया चीज ना लगे करके। तो एक बार अगर सिस्टमेटिक ढंग से मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो ना, तो एग्जाम में आपको थोड़ा याद रहेगा, और ऑप्शन के हिसाब को, ऑप्शन को देख के आप लोग आराम से लगा सकते हो। तो जैसा सीक्वेंस में लिखा हूँ उसी सीक्वेंस में आप लोग याद रखना, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया। तो पहले ऑफिस, ऑफिस में क्या है 45 से 90 है, स्कूल में भी 45 से 90 है, ठीक है। उसके बाद फिर 70 है, ठीक है ना, ऊपर वाला 45 था, ठीक है ना, 45। उसके बाद फिर दोनों 70 हो गया, दो ठो रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट, और उसका किसका, बस, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का कितना हो गया, 70 हो गया। उसके बाद फिर रेसिडेंशियल स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल मतलब समझ रहे हो, बोर्डिंग स्कूल वगैरह रहता है जहाँ पर स्टूडेंट लोग रहते हैं, है ना, मतलब कि वही रहते हैं वहीं पढ़ते हैं। रेसिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत में 135 से लेके 225 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। हॉस्टल्स में आपका 180 लीटर पर बेड के हिसाब से होता है, पर बेड के हिसाब से। हॉस्पिटल में भी पर बेड के हिसाब से होता है। अब ये छोटा हॉस्पिटल है, मतलब 100 बेड से कम है, वहां पर 340 लीटर पर बेड रहेगा, और 450 लीटर पर बेड जब 100 से ज्यादा बेड हो, मतलब बड़ा हॉस्पिटल रहेगा तो, ठीक है। एक बार और क्विक रिवीजन कर देते हैं। तो ऑफिस सबसे ऊपर में रहेगा, ऑफिस में 45 से 90 बोला। ऑफिस के बाद स्कूल बोला, उसमें भी 45 से 90 बोला। फिर उसके बाद फिर दो ठोक 70 वाला आएगा। 70 वाला क्या है, रेस्टोरेंट है, और उसके अलावा आपका एयरपोर्ट, रेलवे और बस स्टैंड। यही तीन चीज तो होता है ना, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, है ना। तीनों ट्रांसपोर्टेशन का जो स्टेशन होता है, तीनों के लिए कितना हो जाएगा आपका, 70, ठीक। उसके बाद फिर रेसिडेंशियल स्कूल, मतलब बोर्डिंग स्कूल के लिए आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, 135 से लेके 225 हो जाएगा। फिर हॉस्टल्स आएगा,
हॉस्टल्स और हॉस्पिटल दोनों के लिए बेड सिस्टम चलेगा। तो हॉस्टल्स में आपका 180 पर बेड, उसके बाद 340 और उसके बाद 450, मतलब छोटे हॉस्पिटल यानी 100 से कम बेड के लिए आपका 340, उसके बाद 450, 100 से ज्यादा बेड के हॉस्पिटल के लिए। तो एक बार मैं बोल दिया और एक बार सुन लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा बहुत तो याद ही रहेगा। सबसे ऊपर में अपन 45-90 पढ़े थे, फिर नीचे आते गया तो बढ़ते गया, है ना, ऐसा टाइप के याद करे करो। ठीक है, विजुअलाइजेशन पावर को स्ट्रांग करो तो आपको जल्दी से याद रहेगा। ठीक है ना। तो कुछ भी चीज पढ़ते हो ना, तो जब भी याद करते हो, रिमेम्बर करते हो, तो वो पेज याद होना चाहिए, आपको याद आना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पर इस पेज में यहाँ पर पढ़ा था करके। ये सब चीजें इंटेलिजेंट स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं होती, या फिर एवरेज या फिर बिलो एवरेज को भी नहीं बताने की जरूरत पड़ती, किसी को नहीं बताने की जरूरत पड़ती, क्योंकि हर आदमी ऐसे ही पढ़ता है यार। ठीक है, मैं कोई नया चीज तो नहीं बता रहा हूँ। जब भी याद करते होगे तो वो पेज याद आता होगा कि नहीं पता नहीं, मेरे ही को थोड़ी नहीं याद आता, आप लोगों को भी याद आता होगा ना। मेरे दिमाग में पूरा पेज याद आ जाता है, हाँ मैं यहाँ पर ये पढ़ा था, इस लाइन में पढ़ा था, ऐसा टाइप का। ठीक, आगे देखते हैं हम। फायर डिमांड, इसीलिए मैं बोलता हूँ नोट्स अगर अपने हाथ से बनाओगे ना तो वो चीज याद रहता है कि यहाँ पर मैं इस चीज को लिखा था, यहाँ पर ऐसा पढ़ा था करके। समझ में आया। फायर डिमांड, अब ये फायर डिमांड जो है वो 5 से 10% होता है। ठीक है ना। फायर डिमांड के लिए जो टोटल डिमांड का 5 से 10% हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फायर डिमांड में यूज करते हैं हम। ये चीज आपको याद होना चाहिए। कभी कभी किसी बुक में 12% भी लिखता है, तो कई कम से कम 5 से 10% ऐसा याद रखो। ठीक है। उसके बाद फिर मिनिमम वाटर प्रेशर जो होता है वो 1 से लेके 1.5 kg/s। अब देखो, जो फायर डिमांड, सॉरी, मतलब जो फायर फाइटर वाले जो पाइप रहता है वहां से प्रेशर से पाइप जाता है ना, उसी प्रेशर के बारे में बोल रहा हूँ, कितने प्रेशर से पानी अप्लाई होता है। तो 1 से लेके 1.5 kg/cm², kg/cm² में है। ठीक है ना। अब कुछ यूनिट दूसरा बदल के पूछ दिया तो उस हिसाब से आप लोग बदल लेना, है ना। तो 1 से लेके 1.5 kg/cm², उसके बाद फिर क्वांटिटी इज लेस बट रेट ऑफ सप्लाई इज वेरी हाई। जाहिर सी बात है क्वांटिटी कम रहता है लेकिन रेट ऑफ सप्लाई हाई रहेगा। मतलब क्या है, अब देखो पाइप रहता है, पाइप के सामने उंगली से दबा देते हो, ठीक है ना, उंगली से दबा दोगे तो क्या होगा, वो पानी जो होगा ज्यादा दूर तक जाएगा। वही चीज तो सेम उसमें भी होता है, फायर फाइटिंग में भी उसका नोजल एकदम पतला रहेगा। ठीक है, तो जिसके कारण पानी क्या होता है, दूर तक जाता है। उसी चीज को बोल रहे हैं यार, क्वांटिटी लेस एंड रेट ऑफ सप्लाई इज वेरी हाई। उसके बाद फिर फॉर्मूलाज हैं कुछ फायर डिमांड के लिए। ठीक है, एक क्विंचिंग फार्मूला को तो रट लेना। ठीक है, उसके अलावा बाकी चारों फार्मूला को याद कर लेना। ठीक है, ये देखो ये फार्मूला एक बार में याद नहीं होगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको जब तक 10 बार आप लोग रिवीजन नहीं करोगे नहीं याद होने वाला। ठीक है, 2, 7 और 30 ये वाला फार्मूला तो अप्लाई करना ही है। एक बार 2 दिन में रिवीजन करना है, उसके बाद 7वें दिन में, और उसके बाद फिर 30वें दिन में रिवीजन करना है। ठीक है ना। उसके बाद देखो, और रिवीजन करने के लिए आपको इतना बढ़िया मेरा लेक्चर है, ठीक है, उसको आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके, मतलब कि क्या बोलना चाहिए, प्लेबैक स्पीड को बढ़ा के देख सकते हो। ठीक, आगे देखते हैं क्विंचिंग फार्मूला। क्विंचिंग फार्मूला जो है 3182 √/p, 3182 √/p। ठीक है, ये क्विंचिंग फार्मूला है। पहले तो फार्मूला का नाम याद रख लो। क्विंचिंग फार्मूला होता है, फ्रीमैन्स फार्मूला होता है, बुस्टन्स फार्मूला होता है, उसके अलावा नेशनल बोर्ड का फार्मूला होता है, जिसको नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो उतना लंबा चौड़ा नहीं याद रखना है, तो याद रख लो नेशनल बोर्ड का फार्मूला बस, है ना। तो क्विंचिंग फार्मूला में क्या होता है, 3182 √/p होता है। बुस्टन्स फार्मूला भी थोड़ा सा वैसी वैसी होता है, तो उसको भी पहले याद रख सकते हो उसी के साथ साथ। 5663, ठीक है ना, 5 के बाद 6 है तो 5663 ऐसा करके याद रखना। इसको ऐसा मत याद रखना ना 5663 ऐसे याद रखोगे ना तो, या फिर 5600 ऐसा मत याद रखना। हमेशा याद रखते हो ना तो 5663 ऐसा याद रखे करो। ठीक है, या फिर 5663 ऐसा करके भी याद रख सकते हो, जैसा आपको याद हो रहा है 5663। और ऊपर वाले को कैसे याद रखोगे, 3182 याद रख सकते हो, 3182 जैसे याद होता है आपको। ठीक, तो 3182 √/p हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, क्विंचिंग है। मैं पूरा तरीका सब जो मेरे को आता है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करता हूँ। समझ में आ रहा है। चलो, तो बुस्टन फॉर्मूला जो होता है 5663 √/p होता है 5663। उसके बाद फिर फ्री मेंस फार्मूला क्या होता है, फ्री मेंस फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 1136 उसके बाद फिर p/5 + 10, p/5 + 10 याद करते जाओ, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ, याद करते जाओ। p/5 + 10, 1136 मतलब 1136 p/5 + 10। ठीक है, ये फ्री मेंस फार्मूला हो गया। उसके बाद फिर नेशनल बोर्ड ऑफ, छोड़ो वो सबको, नेशनल बोर्ड का जो फार्मूला होता है वो 4637 होता है।
रूट ओवर पी, और ये फिर 1 माइनस 0.01 रूट ओवर पी। एक बार देखे भी रहोगे ना फॉर्मूला को तो एग्जाम में याद हो जाता है ऑप्शन देखने से। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्या बोला, क्विंचिंग फार्मूला एक इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा बहुत फ्री मेंस फार्मूला को याद रख सकते हो, बाकी सबको एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो नेशनल बोर्ड वाला फार्मूला क्या था एक बार रिविजन कर देता हूँ। 4637 रूट ओवर पी, उसके बाद फिर 1 माइनस 0.01 रूट ओवर पी। ठीक है, आगे बढ़े। वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं हम। वाटर सप्लाई सिस्टम दो प्रकार का सिस्टम होता है, इंटरमीडिएट सिस्टम होता है, कंटिन्यूअस सिस्टम होता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ ना अब। इंटरमीडिएट सिस्टम होता है, कंटिन्यूअस सिस्टम होता है। इंटरमीडिएट सिस्टम मतलब जिसमें कंटिन्यूअस पानी फ्लो नहीं हो रहा है, आ रहा है समझ में। तो इसमें क्या होता है, वाटर कंजप्शन लेस होता है। अब तो कंटिन्यूअस पानी फ्लो नहीं हो रहा है तो उसमें क्या होगा, पानी कंजप्शन लेस होगा। जिसमें कंटिन्यूअस सिस्टम होगा, मतलब जहां पर पानी कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है वहां पर कंजप्शन पानी का ज्यादा होगा। ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम समझ गए, दो प्रकार का होता है, इंटरमीडिएट और कंटिन्यूअस सिस्टम। आगे समझ में, इंटरमीडिएट सिस्टम मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि जहां पानी आता है वहां पर हम लोग मीटर वगैरह से कंट्रोल करके रखते हैं। मतलब देखे होगे कि वाटर मीटर लगा देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आप लोग कितना पानी यूज कर रहे हो और उसी हिसाब से बिल भी आता है आपका। ठीक है, अब बिल आएगा, ठीक है, मीटर आपका लगे रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, पानी को जरूरत से ज्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि बिल आएगा। तो वही इंटरमीडिएट सिस्टम के अंतर्गत में वही सिस्टम आता है। और पूछता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा सिस्टम है जिससे हम लोग पानी के यूज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इंटरमीडिएट सिस्टम से कर सकते हैं। आगे समझ में। उसके बाद फिर वेरिएशन इन डिमांड। अब देखो वेरियस डिमांड होते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड मतलब एक दिन में कितना आप लोग टोटल पानी यूज कर रहे हैं, वही मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम कितना यूज कर रहे हो, है ना। मैक्सिमम डेली डिमांड जो होता है 1.8 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली डिमांड के बराबर होता है। एवरेज डेली डिमांड को ही एनुअल एवरेज भी बोल सकते हो, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, एनुअल एवरेज डिमांड भी बोल सकते हो। तो 1.8 टाइम्स ऑफ द एनुअल एवरेज डिमांड के बराबर होता है मैक्सिमम डेली डिमांड। एनुअल एवरेज डेली डिमांड क्या होता है, तो एक दिन में जो मैक्सिमम डिमांड है उसी वैसी आपका दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, वैसी 365 दिन में जो भी डिमांड होगा सबको जोड़ोगे और 365 से डिवाइड करोगे, मतलब कुल मिला के पूरे साल भर का एवरेज निकालोगे, वही आपका एनुअल एवरेज डेली डिमांड आ जाएगा। तो एनुअल एवरेज डेली डिमांड जो भी है उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम डेली डिमांड आएगा। मैक्सिमम अर्ली डिमांड निकालना है। अब मैक्सिमम अर्ली मतलब एक घंटे में, पूरे दिन भर में वो कौन सा समय है जिसमें सबसे ज्यादा पानी यूज हो रहा है, वही आपका मैक्सिमम अर्ली डिमांड है। मैक्सिमम अर्ली डिमांड निकालने के लिए 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम डेली डिमांड करते हैं। ठीक है, ये सब यहीं कहीं याद करते जाओ। 1.5 टाइम्स ऑफ दी क्या करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड करते हैं, तो आपका मैक्सिमम अर्ली डिमांड निकल के आता है। और एक जो आपका डब्बे में बंद है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम अर्ली डिमांड ऑफ द मैक्सिमम डे। ठीक है ना, मैक्सिमम अर्ली डिमांड ऑफ द मैक्सिमम डे मतलब कि पूरे साल भर का वो दिन जहां पर सबसे ज्यादा पानी यूज हो रहा है, और उस दिन में वो घंटा जहां पर सबसे ज्यादा पानी यूज हो रहा है। समझ में आया ना, साल भर का वो दिन जहां सबसे ज्यादा पानी यूज हो रहा है और उस दिन में वो समय या फिर वो घंटा जिसमें सबसे ज्यादा पानी, उसी को बोल रहे हैं मैक्सिमम अर्ली डिमांड ऑफ द मैक्सिमम डे। तो हम लोग इससे ऊपर जान चुके हैं कि 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम डेली डिमांड होता है। अब इस मैक्सिमम डेली डिमांड की जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, क्या पुट कर सकते हैं, 1.8 टाइम्स ऑफ द एनुअल एवरेज डिमांड को नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, 1.8 टाइम्स ऑफ द एनुअल एवरेज डिमांड होता है। पुट कर देंगे तो 1.5 और 1.8 मल्टीप्लाई होके 2.7 आ जाएगा, और 2.7 मल्टीप्लाइड बाई क्या बचेगा आपका, एनुअल एवरेज डेली डिमांड बचेगा। आगे समझ में। तो मैक्सिमम अर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, आगे समझ में कितना होता है, 2.7 टाइम्स ऑफ द एनुअल एवरेज डेली डिमांड होता है। उसके बाद फिर कंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, कंसिडर ड्राफ्ट मतलब डिमांड ही है ना वो। कंसिडर डिमांड या फिर ड्राफ्ट क्या होता है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड को जोड़ने के बाद जो डिमांड मिलता है। मैक्सिमम डेली डिमांड ऊपर पढ़ चुके हैं, फायर डिमांड भी पढ़ चुके हैं, तो दोनों डिमांड को जब जोड़ दोगे तो टोटल डिमांड निकल के आएगा, उसी कंसिडर डिमांड बोलते हैं। टोटल ड्राफ्ट या फिर टोटल डिमांड किसके बराबर होता है, तो वही जो ऊपर अभी पढ़े कंसिडर डिमांड और जो मैक्सिमम अर्ली डिमांड होता है, दोनों पढ़ चुके हैं। तो कंसिडर डिमांड यानी कि मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, है ना। कंसिडर डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड में, सॉरी, मैक्सिमम अर्ली डिमांड दोनों में जो ज्यादा होगा या फिर ग्रेटर होगा, मोर होगा, उसी के बराबर आपका टोटल डिमांड होगा। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद फिर देखते हैं, फ्रॉम द सोर्स टू रिजर्वायर पाइप इज डिजाइन फॉर द मैक्सिमम डेली डिमांड। देखो नोट में आपको वही चीज लिखा है जो ऊपर में मैं डायग्राम्स थोड़ा बहुत समझाया था। इसमें बोला गया है कि सोर्स से जो रिजर्वायर की ओर जो पानी आता है वो मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से आता है। ठीक है ना,
आगे समझ में? मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से सोर्स से रिजर्वायर की ओर पानी आता है, और उसके बाद फिर रिजर्वायर से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हमारे घरों में पानी आता है वो अर्ली डिमांड के हिसाब से आता है। ठीक है, रिजर्वायर पाइप, ठीक है, आफ्टर सर्विस रिजर्वायर पाइप इज डिजाइन फॉर द मैक्सिमम अर्ली डिमांड। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि जो फिल्टर एंड जो अदर यूनिट्स होते हैं, फिल्टर सिस्टम होता है ना, फिल्टर आ रहा समझ में, फिल्टर मतलब ट्रीटमेंट यूनिट, ठीक है ना, फिल्टर या फिर ट्रीटमेंट यूनिट बोल सकते हो, जहाँ पानी ट्रीट हो रहा है वो किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, तो 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली डिमांड के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आगे तो बनना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिल्टर जो यूनिट होता है या फिर ट्रीटमेंट यूनिट होता है वो किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, तो 2 इंटू एवरेज डेली डिमांड के हिसाब से, और कभी कभार जो है वो मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से भी डिजाइन किया जाता है। आगे समझ में, ये सब याद करते जाओ। उसके बाद फिर पंप को किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, सेम हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली डिमांड के हिसाब से डिजाइन किया जाता है पंप को। पंप यानी समझ रहे हो ना, पंप लगाना पड़ेगा। देखो पाइप के थ्रू पानी कैसे आएगा, अगर आपका सोर्स ऊपर में है और पानी नीचे की ओर, मतलब सिटी नीचे में है, तब तो पानी ग्रेविटी के थ्रू अपने आप आ जाएगा। लेकिन जब नहीं है ऐसा, तो उस केस में पंप वगैरह लगाओगे तभी ना पानी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा पाएगा, है ना। तो पंप के लिए जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली डिमांड होता है। ठीक है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए टोटल ड्राफ्ट के बराबर होता है। डिमांड किसके बराबर होता है, टोटल डिमांड के बराबर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब डिजाइन किया जाता है, सॉरी, डिजाइन जो किया जाता है वो टोटल डिमांड के हिसाब से डिजाइन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। ये तो जाहिर सी बात है यार, टोटल डिमांड अपन पढ़े भी थे, टोटल डिमांड क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को टोटल डिमांड के हिसाब से ही डिजाइन किया जाएगा ना। जो भी टोटल डिमांड होगा वहां का, वहीं के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ही वाटर सप्लाई सिस्टम भी बोल सकते हो, वाटर सप्लाई स्कीम बोल सकते हो। और टोटल ड्राफ्ट क्या होता है ऊपर में बताया था, है ना, ग्रेटर ऑफ कंसिडेंट डिमांड एंड मैक्सिमम अर्ली डिमांड। उसके बाद डिजाइन पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपको। वाटर सप्लाई स्कीम जो होता है 20 से 30 साल के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप लोग 20 से 30 साल के लिए डिजाइन करोगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर डैम को कितने साल के लिए, 50 साल के लिए डिजाइन करते हैं। मेन पाइप जो होता है, जो पाइपलाइन होता है वो भी 30 साल। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जितना रहेगा उतना ही मेन पाइप भी रहेगा, जाहिर सी बात है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर मेन पाइप जो होता है वो 30 साल के लिए डिजाइन होता है। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट जो होता है 15 साल के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये सब हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं। यही सेम चीज हम लोग जब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे ना, तो वहां भी पढ़ेंगे। अच्छा, ये आप आज के क्लास के बाद लगभग आपका ये वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो कल बचा होगा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग कल खत्म हो जाएगा, और कल शायद आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग मतलब सीवरेज सिस्टम भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और सीवरेज सिस्टम में ज्यादा लेक्चर नहीं लगेगा, 3 से 4 लेक्चर में आपका सीवरेज सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ और बचता है, एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन। ये सब मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए अलग से सेपरेट से लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि वो एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन एकदम, क्या बोलना चाहिए, आप लोग पहले से ही जान रहे होंगे, है ना। तो उसको जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का है वो भी जानता है। चलो आगे देखते हैं। तो 15 साल के लिए डिजाइन करते हैं आपका ट्रीटमेंट यूनिट को, और उसके अलावा जो रिजर्वायर होता है, पंप होता है, ये तीनों को ही, ठीक है ना, ये तीनों को ही 15 साल के लिए डिजाइन करते हैं। यही सेम चीज अभी जो पढ़े हो ना, जब सीवरेज सिस्टम पढ़ेंगे तो पूछूंगा मैं, वहां पर हम लोग कितना कितना पढ़े थे करके। वाटर ट्रीटमेंट के लिए 15 साल पढ़े हैं, और पंप और सर्विस रिजर्वायर के लिए कितना पढ़े हैं, तो पंप और सर्विस रिजर्वायर या फिर रिजर्वायर बोल लो उसके लिए। अच्छा, ये रिजर्वायर वगैरह समझ में आता है कि नहीं, वैसे तो हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, लेकिन रिजर्वायर मतलब एक हिसाब से ये समझ, जैसे बांध होता है ना, बांध में क्या होता है, पानी कलेक्ट होता है डैम में, ठीक है, वैसे रिजर्वायर डैम का छोटा भाई है समझ लो, ठीक है, जहाँ हम लोग पानी को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, सर्विस रिजर्वायर। तो रिजर्वायर जो होता है वो भी 15 साल के लिए डिजाइन किया जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स। अब ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, उतना तो नहीं, लेकिन गेट वगैरह में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अरिथमेटिकल इंक्रीजिंग मेथड, जियोमेट्रिकल इंक्रीजिंग मेथड, इसका जो थ्योरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जाम के लिए। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में आपका जो अरिथमेटिकल इंक्रीजिंग, 3 बेसिकली मेथड हैं आपको दिख रहे हैं सामने, 3 के अलावा और होते हैं, लेकिन 3 ही मेन होते हैं, उसमें भी 2 ही मेन है समझ के चलो। अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड और जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, यही 2 मेन मेथड होते हैं, और इन्हीं दोनों से मिलकर जो तीसरा मेथड है वो बनता है। और चौथा, पांचवा और छठवां मेथड भी पढ़ेंगे हम लोग आगे,
उसको मैं बताऊंगा। बाकी ये जो 3 मेथड है वो आपको सामने दिख रहा है। किसका मेथड है? तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मेथड है, ठीक है। पॉपुलेशन पता करने का मेथड है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल। तो देखते हैं क्या करके। तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड जो होता है वो ऐसे सिटीज के लिए होता है जो डेवलप्ड हो चुका है, जो बहुत बड़ी सिटीज है, जहां का ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब थम सा गया है, ठीक है, डेवलप्ड होने के बाद थम जाता है, ठीक। तो वही है, कांस्टेंट है ऐसा बोल दो, या फिर कांस्टेंट है, जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट है। तो ऐसे सिटीज में अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड होगा यूज, ठीक है। तो वही बोला है कि इट इज यूज्ड वेयर द रेट ऑफ द ग्रोथ इज कांस्टेंट, ठीक है ना। ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, रुक नहीं गया है ऐसा मत बोलना, कांस्टेंट है ऐसा बोलना। कांस्टेंट मतलब जितना बढ़ रहा है उतने ही रेट से आपका हर साल बढ़ रहा है, ऐसा टाइप का, ठीक है। एक हिसाब से यहाँ पर दो ठोक इंटरेस्ट होता है ना, एक ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ रहा है ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कांस्टेंट बढ़ रहा है। उसके बाद फिर इट इज यूज फॉर द ओल्ड सिटीज। ओल्ड सिटीज, ओल्ड जो सिटी रहेगा वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा डेवलप रहेगा, ज्यादा बड़ा रहेगा। ओल्ड हो गया, लार्ज हो गया, डेवलप सिटीज के लिए यूज करते हैं। फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा होगा, पी एन इज इक्वल टू पी जीरो इंटू एन इंटू एक्स बार। इसको जब अप्लाई करेंगे, मतलब क्वेश्चन अभी आगे करेंगे तो समझ आएगा। तो पी जीरो यहाँ पर क्या होता है, तो जो लास्ट नोन पॉपुलेशन है या फिर प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसी को पी जीरो बोल रहे हैं। एन क्या होता है, तो नंबर ऑफ टाइम यूनिट होता है, या फिर जो कॉमन इंटरवल होता है वही होता है, वो आगे क्वेश्चन करेंगे समझ आएगा। एक्स बार आपका क्या होता है, एवरेज ग्रोथ रेट होता है, ठीक है ना। पॉपुलेशन का जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। और पीएन मतलब वही पॉपुलेशन, फ्यूचर पॉपुलेशन निकालने का ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को अगर आपको खुद से बनता है तो बना लो, नहीं तो मैं तो बना ही रहा हूँ, ठीक है ना। पॉपुलेशन ऑफ दी, देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन गेट लेवल का मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना, ताकि जो इससे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो वो आसानी से बन जाए। इसमें बताया गया है कि आपको पॉपुलेशन जो है 2000 में इतना था, एक में इतना इतना इतना, और निकालना क्या है, तो 2028 का पॉपुलेशन निकाल के बताओ बोल रहा है। कौन सा मेथड यूज करके? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड यूज करके। तो सबसे पहले मैं मेथड लिख देता हूँ, पी एन इज इक्वल टू क्या था, पी जीरो प्लस एन इंटू क्या था, एक्स बार था। अब यहाँ पर पी जीरो की जगह में लास्ट नोन पॉपुलेशन कितना है, 3 लाख है, तो उसको मैं लिख दूं क्या, ठीक है, 3 लाख लिख दिया। उसके बाद फिर मैं क्या किया, एन, एन की जगह में कितना पुट करूंगा, जितना कॉमन इंटरवल होगा। कॉमन इंटरवल देखो कितना है, एक है क्या, 2000 से 2001 के बीच में एक है, 2001 से 2 के बीच में एक है, 2002 यही आप कॉमन इंटरवल कहलाता है। लेकिन मेरे को 2028 का निकालना है पॉपुलेशन, तो मैं यहाँ पर एन की जगह में कितना पुट करूंगा, तो लास्ट जो पॉपुलेशन नोन है मतलब 2003 और 2028 के बीच में कितना कॉमन इंटरवल होगा। अभी तो एक ही कॉमन इंटरवल है, तो मतलब टोटल कॉमन इंटरवल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2003 से 2028 के बीच में कॉमन इंटरवल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 28 माइनस 3 करोगे तो अगर यहाँ पर मान लेते ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 2000 के बाद 2010 का पॉपुलेशन दिया गया है, फिर 2020 का पॉपुलेशन दिया हुआ है, और मेरे को पूछ क्या रहा है 2040 का पॉपुलेशन बताओ, तो यहाँ पर मैं एन का वैल्यू कितना पुट करता बता दो। यहाँ पर कॉमन इंटरवल कितना है, कॉमन इंटरवल कितना है, 10 का है, ठीक है ना, 10 का है। मेरे को 20 लास्ट नॉन पॉपुलेशन है, उसके बाद सीधा 2040 का पूछ रहा है, मतलब कि कितने कॉमन इंटरवल आ जाएंगे, 2020 और 40 के बीच में 2 कॉमन इंटरवल आ जाएंगे, मतलब एन की जगह में मैं 2 पुट करता। आगे ना समझ में, इस क्वेश्चन में क्योंकि केवल एक कॉमन इंटरवल था इसलिए मैं सोचा कि इसको बता दूं करके, ठीक है ना, बाकी ये बताने का कोई सेंस नहीं है। आगे देखें, ठीक है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक बारीक से बारीक चीज समझ में आए, ठीक है ना, इसी लेक्चर से, ताकि आपको ज्यादा मेहनत या फिर और कुछ रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ा है मेरे को, ठीक। तो आगे देखते हैं, ये हो गया 3 लाख प्लस कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई ये एक्स बार। एक्स बार मतलब समझ रहे हो, एक्स बार की वैल्यू जब निकालना है, मैं कहीं से ट्यूशन नहीं किया हूँ ना, टेक्निकल का कहीं से भी ट्यूशन नहीं किया हूँ, अपने से ही पढ़ा हूँ जो पढ़ा हूँ। देखो ये 10,000 था पॉपुलेशन, 2000 में देखो 2000 में 10,000 था, उसके बाद फिर 15,000 हो गया, ठीक। कितना कितना आया डिफरेंस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले। पॉपुलेशन जो था पहले 10,000 था, ठीक है, इसको ऐसे लिख दूं क्या, 10 के लिख देता हूँ। 10,000 था, उसके बाद फिर कितना हो गया, 15,000 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, 50,000 हो गया, उसके बाद फिर कितना हो गया, 300,000। 300,000 लिख सकता हूँ क्या, वो 3 लाख है ना। तो 10,000 15,000 के बीच में कितना आया डिफरेंस, 5,000 का डिफरेंस आया। उसके बाद फिर इसके बीच में 35,000 का डिफरेंस आया, और इनके बीच में कितना आया, 250,000 का डिफरेंस आया, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 290,000 हो जाएगा क्या, है ना, 290,000 हो जाएगा, और उसको फिर 3 से डिवाइड करो,
3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा। अब ये 1000 को मैं 3 जीरो लगा देता हूँ। अब करता हूँ 3 या 27 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 3 छंगा 18 हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 छंगा 3 छंगा 3 छंगा 0.6 ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब 96,666 लिख दूं क्या, अप्रोक्स 96,666। ठीक, आ गया ना समझ में। वो एक्स बार कैसे निकला, जो भी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, उनका एवरेज लेना है, वही आपका एक्स बार है। ठीक है, 10,000 से 15,000 के बीच में 5,000 का इंक्रीमेंट, वैसे फिर जितना जितना इंक्रीमेंट हुआ सबको जोड़ दिया, उसका फिर एवरेज लिया। ठीक, एवरेज निकालने तो आता ही होगा। बस अब उसको सॉल्व करो। अब ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है, जो समझने वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। ठीक, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, कैलकुलेटर रहेगा तो एकदम आसानी से बन जाएगा, लेकिन बिना कैलकुलेटर को बनाओ। 25 छक्का 150 हो जाएगा तो 15 बचेगा, और उसके बाद 25 छक्का 150 हो जाएगा तो 150 जुड़ेगा तो 165 बचेगा, तो मतलब 16 बचेगा। उसके बाद फिर 25 छक्का 150 हो जाएगा, 150 जुड़ेगा 16 में तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 166, मतलब फिर से 16 बचेगा। ठीक है, 25 छक्का 150 हो जाएगा तो फिर से 16 जुड़ेगा तो फिर 166 हो जाएगा, फिर 16 बचेगा। 25 निया 225 हो जाएगा, 225 और 16 जुड़ेगा तो 5 6 11 1 4, और ये 241 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना आ गया आपका, 2,41,000, नहीं नहीं, 24,16,000 ऐसा करके आ गया है ना, 24,16,000 ऐसा करके समथिंग आ गया है। आ गया समझ में। अब उसके बाद उसको 3 लाख से जोड़ दो। ठीक है ना, यहाँ पर 3 लाख भी है ना, 3 लाख भी है, तो उससे जोड़ दो। यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ इसको, 1 2 3 4 5, तो 0 6 6 6 1 4 3 7 और 2, ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 27,16,660। मतलब लास्ट नॉन पॉपुलेशन कितना था, सिर्फ 3 लाख था। वो देखा जाए तो 9 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है ना, 27 लाख हो गया। 9 लाख का जो पॉपुलेशन था 2003 में, 2028 आते आते कितना हो गया है, 27 लाख हो गया है। आगे समझ में। तो ये कौन सा मेथड था आपका, अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड था। और हम लोग एक चीज पढ़े थे, अगर ध्यान होगा तो, अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड में ग्रोथ रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखोगे तो ग्रोथ रेट कांस्टेंट कहाँ दिख रहा है। एक बार 5,000 बढ़ा, ठीक है, मतलब परसेंट में कांस्टेंट रहता है क्या, कांस्टेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उतना टेक्निकल मत जाना। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का क्वेश्चन है, और जिसको मैं अरिथमेटिकल में ले लिया हूँ। लेकिन कम से कम समझ में तो आना चाहिए कि ये मेथड कैसे अप्लाई होता है, अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड कैसे अप्लाई होता है। ठीक, तो आगे समझ में। अब इससे इजी क्वेश्चन आएगा तो बन ही जाएगा क्या, है ना। आगे देखते हैं यार थोड़ा जल्दी। जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड क्या होता है, जस्ट वाइस वर्सा होता है। तो ये जो न्यू सिटीज होती है, ठीक है, न्यू सिटीज जहाँ का ग्रोथ रेट आपका हाई है, अब नई सिटीज है तो ग्रोथ रेट हाई रहेगा। परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम द डिकेड टू डिकेड, एज्यूम बाई, मतलब मैं बोला था ना उसमें आपका किससे बढ़ रहा था पॉपुलेशन, किससे बढ़ रहा था, सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ रहा था, या फिर हर साल समान रेट से बढ़ रहा था, इसलिए बोल रहे थे कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, मतलब एक साल जितना बढ़ा उसको फिर और जोड़ दो और उसमें फिर से और इंटरेस्ट डालोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आता होगा ना यार, इसीलिए यहाँ का ग्रोथ रेट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ये फॉर्मूला भी दिख रहा होगा अगर जान रहे होगे तो, P0 × 1 + R/100⁴ वही सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, ज्योमेट्रिकल इंक्रीजिंग मेथड से निकाल लेते हैं। यहाँ पर P0 क्या होगा, तो वही आपका जो लास्ट नॉन पॉपुलेशन है। N क्या होगा, तो वही आपका कॉमन इंटरवल जैसे निकलता था पहले वैसी सेम है। R बस यहाँ पर क्या है उसको देखेंगे। R यहाँ पर गेट वाले लोग याद रखना इस चीज को, और जो गेट नहीं कर रहे हैं ना वो लोग कैसे बनाएंगे। देखो गेट कर रहे हो तो आप लोग इस चीज को अप्लाई करोगे, R1 R2 R3 निकालोगे। R1 R2 R3 कैसे निकालेंगे वो सब मैं समझा रहा हूँ, चिंता मत करो। और उसको फिर 1/x से क्या करोगे, मतलब पावर में 1/x करोगे, x क्या है वो सब मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर r की वैल्यू आएगा, और r की वैल्यू को क्या करोगे, यहाँ पर पुट करोगे तो आंसर आएगा। ठीक है, कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा और कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आंसर अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, और ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा। 1980 में इतना पॉपुलेशन था,
90 में इतना, 2000 में इतना, 2010 में इतना हो गया। और पॉपुलेशन पूछ रहा है 2030 का बताओ जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दूंगा, पी एन इज इक्वल टू होता है पी जीरो। ठीक है, वैसे फॉर्मूला आपको ऊपर दिख भी रहा है। ये क्या हो जाएगा, 1+r/100 टू दी पावर n। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पी जीरो मतलब कितना पुट करूंगा, 1,40,000 पुट कर दूं क्या, 1,40,000 पुट कर दिया। और 1 प्लस क्या करूंगा, आर की वैल्यू अभी मेरे को नहीं पता है तो आर मैं रख देता हूँ ऐसी एज इट इज। एन का वैल्यू पता है क्या मेरे को, देखो कॉमन इंटरवल कितना है, 10 का आ रहे हैं। और 2010 से 2030 के बीच में कितने कॉमन इंटरवल आएंगे, 2 कॉमन इंटरवल, मतलब नंबर ऑफ टाइम यूनिट कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 पुट कर दूं क्या एन की जगह में। ठीक, अब आता है आर का कैलकुलेशन। अब देखो परसेंट निकालना पड़ेगा मेरे को। 1980 में कितना पॉपुलेशन था, 40,000 था। ठीक है ना, 40,000 था, वो बढ़ के कितना हो गया, 50,000। मतलब कितना बढ़ा, 10,000 बढ़ गया। तो जो 10,000 है वो 40,000 का कितना परसेंट है, 25% है। नहीं निकालने आता तो ऐसा कर लो, कितना पॉपुलेशन बढ़ा, 50,000 हो गया तो 10,000 बढ़ गया, किस में बढ़ा, 40,000 में बढ़ा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ऐसे ही करते हैं क्या, परसेंट निकालते हैं ऐसी। तो उसको फिर सॉल्व करोगे कितना आएगा, 25% आएगा, 1/4 मतलब 25%। ठीक है, वैसे ही फिर सेकंड को निकालोगे। सेकंड में क्या था, 50,000 पॉपुलेशन था, 50,000 बढ़ के कितना हो गया आपका, 80,000 हो गया। मतलब कितना बढ़ गया, 30,000 बढ़ गया। 30,000 किस में बढ़ा, 50,000 में बढ़ा। ऐसे निकालते हैं ना परसेंट। ठीक, तो उसके बाद फिर इन दिनों को काट दोगे और उसके बाद फिर कितना होगा, ये 5 बीसम मतलब 60% बढ़ गया। ठीक है ना, 5 बीसम मतलब 60% बढ़ गया। उसके बाद फिर देखते हैं कितना था लास्ट नॉन पॉपुलेशन, 80,000 था ना। अब ये 80,000 बढ़ के कितना हो गया, 80,000 बढ़ के कितना हो गया, 1,40,000 हो गया। मतलब कितना बढ़ गया आपका पॉपुलेशन, 60,000 बढ़ गया। 60,000 किस में बढ़ा, 60,000 80,000 में बढ़ा। ठीक है, कितना परसेंट हो जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 25 तिया 75, 75% बढ़ गया। ये आ गया आपको समझ में। अरिथमेटिकल इंक्रीजिंग मेथड में हम लोग परसेंट नहीं निकालते, नंबर निकालते थे, कितना मतलब टोटल पॉपुलेशन बढ़ा। इसमें हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं कि पिछले वाले पॉपुलेशन से अभी का जो पॉपुलेशन है वो कितना परसेंट बढ़ा। तो ये समझ में आ गया अपने को, 25%, फिर उसके बाद 60 75%। अब ये क्या करो, अभी मैं किन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और जो लोग गेट वाले होंगे, यही आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। और मैं ऊपर में क्या फॉर्मूला बताया था, R1 R2 R3। ठीक है, उसके जगह में आप लोग जितना परसेंट आया उसको रखोगे और पावर में क्या कर दोगे, 1/x। एक्स की वैल्यू कितना रखोगे, 3 रखोगे। देखो ना, R1 R2 R3 टोटल जितना R रहेगा वही आपका 3 है। ठीक है ना, तो x की जगह में 3 रखोगे। अब सोच के देखो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग। अभी तो कैलकुलेट कर भी लोगे क्योंकि 1/3 है, वहीं आपका 1/5 रहता, 1/4 रहता। ठीक है, तो और ज्यादा दिक्कत होता। ठीक, आगे समझ में ना, डायरेक्ट बस वैल्यू रखना है। कैलकुलेटर आपको एग्जाम में दिया रहता है गेट में। ठीक है, मतलब वर्चुअल कैलकुलेटर रहता है, फिजिकल नहीं रहता। तो कर तो लोगे ना कम से कम कैलकुलेशन। लेकिन जो गेट का एग्जाम नहीं दिला रहा है वो क्या करेगा, इसको थोड़ा सा मिटालना पड़ेगा, बता रहा हूँ ना। R1 R2 R3 तो आपके सामने दिख गया है। अब क्या करोगे, उसका एवरेज ले लो। जैसे कि आपका अरिथमेटिकल इंक्रीजिंग मेथड में करते थे ना, वैसे सेम करो। परसेंटेज का एवरेज लो तो कितना आ जाएगा, 25 + 75 100 मतलब 160, 160/3 मतलब कि 3×5 = 15 और बचा एक, तो 3×9 = मतलब कि 153.33 आ गया आपका। तो आर की जगह में मैं कितना रख दूंगा, बस ये जो एवरेज आया ना उसी को आर की जगह में रख दो। ठीक है, अब फिर से बोल रहा हूँ कि आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्स में आएगा। तो ये हो जाएगा 1,40,000, 1,40,000 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 153/100 और फिर इसको सॉल्व करोगे। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो पहले मैं इसको काट दूं क्या, इसको काट देता हूँ है ना। तो यहाँ पर ये 153 मल्टीप्लाइड बाई 153 एंड मल्टीप्लाइड बाई 14, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। कर दूं क्या जल्दी से मैं, 14 42, तो ये हो जाएगा 4, 14×5 = 70, 70 और 4 = 74, 4, 14 एकम 14, 14 7 4 21। मतलब अभी ये जो कैलकुलेशन पार्ट है वो अपने से कर लेना। ठीक है, 14 और 7 21, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 153 से मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ये रफ वाला पोर्शन है आपका। ठीक है, इधर कर देता हूँ मैं 4 2 को मल्टी, बाप रे इतना कंजट है। 153 को मल्टीप्लाई करो तो जल्दी से। यही चीज ना ऑफलाइन में पढ़ाने में सही रहता है। ऑफलाइन में जो रहता है स्टूडेंट जल्दी से बता देता आंसर कितना आएगा, और यहाँ पे मेरे ही करना पड़ रहा है। ये देखो, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 1 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 और सॉरी
4 तिया 12 हो गया और 1 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 दूनी 10 1 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 और 1 21 2 हो जाएगा, और 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको उतार देते हैं 2 1 4 2। उसके बाद इन सबको जोड़ दूंगा तो 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद फिर 4 2 6 और 1 7 हो गया, 7 6 4 10 17 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। मतलब आंसर जो आया है, ठीक है ना, 32,000, इधर ऊपर में लिख देता हूं मैं, 32,000 है कि कितना है, 3,27,000 है, 3,27,726। तो ये आपका पॉपुलेशन आ गया, ठीक है। लेकिन एक चीज नोट में आप लोग लिख लेना, ठीक, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था, उतना आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आर की वैल्यू बस निकालना था मेन। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे बोला, R1 R2 R3 जो भी आया उसका एवरेज लोगे और आर की यहाँ पर पुट कर दोगे ना, बस फिर कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आया, मेरा आंसर कितना आया, तो 3,27,726 आया। तो ये आंसर नहीं होगा, याद रखना। आंसर क्या होगा कि आंसर हमेशा इससे कम ही होगा, याद रखना। बस इसी चीज को याद रखना है, नोट में लिख लेना अच्छे से, क्योंकि ये अप्रॉक्स है। कभी भी ऑप्शन में देखो बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो क्योंकि हमारा आंसर अप्रॉक्स में है तो इससे ज्यादा आंसर नहीं आएगा कभी भी, इससे हमेशा कम आंसर आएगा, याद रखना। कम और जो भी निकटतम रहेगा, ठीक है ना, जो भी नियरेस्ट आंसर और जो भी इससे कम आंसर होगा उसी को आप लोग को आंसर ले लेना है। एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। एक्यूरेट आंसर किस में आएगा, तो ये वाला मेथड से आएगा जो ऊपर मैं बताया हूँ। एक्चुअली में आर निकालने का भी 3 ठोक मेथड है, ये तो एक मेथड है, और तीनों मेथड को मैं नहीं बताऊंगा। जो सबसे सरल मेथड था उसको मैं बता दिया हूँ, R1 R2 R3 टू दी पावर 1/x करो और निकाल लो। देखना, आंसर निकाल के देखना उसमें, ठीक है ना, क्या आता है। मेरे ख्याल से 31,000 के आसपास, सॉरी 3 लाख, कितना बोलना चाहिए, 3 लाख, ये कितना आया है, 3,27,000 आया है ना, तो वो आसपास आ जाएगा। देखना कुछ कुछ हजार का डिफरेंस होगा, लेकिन आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़े क्या, जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझ गए होगे मेरे ख्याल से। फिर से बोल देता हूँ, जो आंसर आएगा वो नियरेस्ट आएगा और कम आएगा हमेशा, जो भी हमारा आंसर आया उससे कम आएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं आएगा। उस चीज को नोट में अच्छे से लिख लेना। उसके बाद देखते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीजिंग मेथड। ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, गेट में हो सकता है काम का। इंक्रीमेंटल इंक्रीजिंग मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो ऊपर हम लोग देखे जियोमेट्रिकल इंक्रीजिंग और अरिथमेटिकल इंक्रीजिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों का जो बेनिफिट है, दोनों का जो डिसएडवांटेज है, तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। एंड जियोमेट्रिकल इंक्रीजिंग मेथड डज कॉम्बिनेशन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द बोथ, हैंस इट गिव द सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट। क्योंकि इसमें, इस मेथड में दोनों का एडवांटेज होता है, अरिथमेटिक का भी और जियोमेट्रिक का भी, इसलिए ये और ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है और ये और ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है, ये चीज बोल रहा है। एंड दिस मेथड में क्या करते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं होता है, और फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा होगा। पहले का जो ये पार्ट है ये तो अरिथमेटिकल जैसे दिख रहा होगा ना, P0 प्लस n इंटू एक्स बार प्लस, इसमें क्या ऐड हो गया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 1 y बार। अब ये y बार क्या है, तो y बार जो है आपका एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज। अब ये एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज क्या है, वो जब तक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी बस के लिए इतना याद रख लो, बाकी सब तो याद हो गया ना। x बार क्या है वो समझ में आता होगा, n क्या है आपको समझ में आता है, कॉमन इंटरवल। बस ऊपर में फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, ये आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, 10,000 था पॉपुलेशन, 2000 में एक में 15 हो गया, उसके बाद फिर 2002 में 50,000 हो गया। अरिथमेटिकल में यही सेम क्वेश्चन को बनाए थे। तो अब क्या करेंगे, P0 की जगह में हम लोग कितना रख देंगे, 3 लाख को रख दूंगा, ठीक है ना। P0 की जगह में कितना रख दूंगा, 3 लाख को रख दूंगा। n की जगह में मैं कितना रखूंगा, 2028 में पॉपुलेशन को निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2028 में पॉपुलेशन को निकालना है। तो कितना रखते थे, 25 रखते थे। और उसके बाद फिर x बार की वैल्यू कितनी आती थी, वहां पर कितनी आई थी अपनी वैल्यू, याद है क्या, 96,666 ऐसा समथिंग कुछ आया था क्या, ठीक है। और उसके बाद फिर जो भी आंसर आया था, ठीक है, वो आंसर को भी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा ना, ये इतना पार्ट हो गया। अब इसी में आप प्लस करोगे, किस चीज को प्लस करोगे, n की वैल्यू कितना आती है, n की वैल्यू जो आती है आपके पास 25 आई थी ना, तो 25 इंटू एन प्लस 1 मतलब 26 डिवाइडेड बाई कितना करोगे, 2 करोगे, और इंटू में y बार। ये y बार को ही मेरे को बताना है, इसलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। देखो अभी क्या किए, x बार निकालने के लिए
एक्स बार निकालने के लिए 10,000 और 5,000 के बीच में कितना का डिफरेंस था? 5,000 का। 15,000 और 50,000 के बीच में 35,000 का डिफरेंस था। और 50,000 और 300,000 या फिर 3 लाख के बीच में 250,000 या फिर 2,50,000 का डिफरेंस था। उसके बाद फिर इन तीनों को जोड़ते थे, एवरेज निकालते थे, तो क्या निकल के आता था? एक्स बार निकल के आता था। लेकिन वाई बार निकालने के लिए जितना डिफरेंस आया उसका फिर से डिफरेंस निकालना है। ये डिफरेंस आ गया, इसका डिफरेंस फिर से निकालोगे तो 30,000 आएगा, और इधर जो डिफरेंस आएगा वो 2,15,000 है ना, 215,000 आएगा। और फिर इन दोनों को जोड़ोगे और एवरेज निकालोगे तो ये जो आएगा ये वाई बार आएगा। समझ में आ गया वाई बार क्या होता है? ठीक है, इसको बना लेना अपने से। ठीक, ऐसा क्वेश्चन गेट में आ सकता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़े, एसएससी में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा ना, कैलकुलेटर थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होगा इसलिए। उसके बाद देखते हैं, आज ज्यादा टाइम हो गया है, 1 घंटा से एक्सेस हो गया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट मेथड। डिक्रीजिंग रेट मेथड क्या होता है? डिक्रीजिंग रेट मेथड, देखो अब ये नाम से ही क्लियर है कि ऐसा मेथड जहां का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पर हम लोग डिक्रीजिंग रेट मेथड का यूज करेंगे। क्वाइट रेशनल मेथड फॉर दी सिटीज हुज रेट ऑफ इंक्रीज गोज ऑन रिड्यूसिंग एज दे रीचेस सैचुरेशन। मतलब कि ऐसा सिटी, जनरली ये भी डेवलप सिटी होगा, मतलब कि ऐसा सिटी जहां का पॉपुलेशन जितना सेचुरेशन लेवल तक बढ़ना था वहां बढ़ चुका है। ठीक है, जो आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहां देखना, कहीं नीदरलैंड का सुने हो गए या फिर न्यूजीलैंड वगैरह, वहां पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय किसी साल में घट जाता है। तो वही चीज है और कुछ नहीं। तो डिक्रीजिंग रेट मेथड कहाँ यूज होगा? ऐसी जगह में यूज होगा जहां का पॉपुलेशन घट रहा है। ठीक है ना, या फिर दोनों कंडीशन हो सकता है ना, या तो वो फुली डेवलप्ड हो, या फिर आपके सूडान जैसे कंट्रीज होते हैं जहां पर आपका मतलब उपचार करने के लिए मेडिसिन का व्यवस्था नहीं होता है, तो उस कारण से आदमी मर रहे करके डिक्रीज हो रहा है। ये दोनों कंडीशन हो सकता है ना, या तो आपका एकदम एडवांस डेवलप हो तो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, अब वहां पर डिक्रीज होने का रीजन अलग होता है। वहां पर लोग इतने ज्यादा मतलब ब्रॉड माइंडेड होते हैं कि ना तो शादी करते हैं ना बच्चा पैदा करते हैं, तो उस कारण वहां का रीजन अलग है। और यहाँ जो सूडान जैसे कंट्रीज है, जो एकदम गरीब कंट्रीज, तो वहां का रीजन क्या होता है? जो मेनली अफ्रीका में जो कंट्रीज वगैरह मतलब कंट्रीज सिटीज जो होते हैं, क्या रीजन होता है? वहां पैसा तो कर लिए हैं, लेकिन उनको पालने के लिए उनके पास ना पैसा है, ना उपचार करने के लिए पैसा है। ठीक है ना, तो ये रीजन होता है। ठीक है, इंडिया भी पहले मतलब कुछ कितना बोलना चाहिए, 20-30 साल पहले या फिर 50 साल पहले, लगभग यही जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, कितना समय हुआ था? 1914 से 18 के बीच में हुआ था। तो उस समय लगभग यही कंडीशन थी, या फिर लगभग स्वतंत्रता से पहले यही कंडीशन थी हमारी भी। अभी तो बहुत 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 ही बेहतर हो चुका है इंडिया, और समय के साथ बेहतर होते जा रहे हैं, और हमारी उम्मीद भी यही है कि आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर हो। ठीक, आगे देखते हैं सिंपल ग्राफिकल मेथड। सिंपल ग्राफिकल मेथड के बारे में देखो, आज का ना लेक्चर ज्यादा बड़ा इसलिए हो गया कि लेक्चर ज्यादा हो गया है मेरा, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड के छोड़ और जो दूसरा लेक्चर होता है वो ज्यादा हो गया है। आगे देखते हैं सिंपल ग्राफिकल मेथड क्या होता है। अब नाम में ही क्लियर है, सिंपल ग्राफिकल मेथड, तो ये ग्राफ होगा कुछ। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो वही चीज बोल रहा है, तो ग्राफ प्लॉटेड फॉर द सिटी बिटवीन टाइम और पॉपुलेशन। टाइम और पॉपुलेशन के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं सिंपल ग्राफिकल मेथड में, उसी को बोल रहे हैं लॉजिस्टिक कर्व। तो उसी को हम लोग लॉजिस्टिक कर्व बोलते हैं, किसको? वो जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको। तो लॉजिस्टिक कर्व कौन से मेथड में? सिंपल ग्राफिकल मेथड में प्लॉट करते हैं। और ये अप्रोक्सीमेट मेथड होता है, तो अच्छा मेथड नहीं है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट दे रहा है, तो ये जो इसका रिजल्ट होता है ये अच्छा नहीं होने के कारण ये अनसेफ मेथड होता है। ठीक, उसके बाद फिर देखते हैं कौन सा मेथड है, कॉम्पेरेटिव ग्राफिकल मेथड। अब ये कॉम्पेरेटिव ग्राफिकल मेथड जो होता है, ये ग्राफिकल मेथड का एडवांस वर्जन है, बोल सकते हैं, ये अच्छा मेथड होता है। इट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट सिटी में बी डेवलप्ड सेम एज दैट सेलेक्टेड सिमिलर सिटीज डेवलप इन द पास्ट। मतलब इसमें हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे सिटीज को देखते हैं कि देखो, अब मुंबई को देखोगे या फिर दिल्ली को देखोगे, ये सब डेवलप हो चुका है। अब ये 50 साल पहले, ठीक है ना, 50 साल पहले ये भी या फिर उससे भी ज्यादा साल पहले ये भी छोटा सिटी था कभी ना कभी। ठीक है, ये भी, तो उसको समय को देख के, उसके पास्ट को देख के हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारे सिटीज में या फिर जो छोटी सिटीज है उसके साथ भी कौन कौन सा कंडीशन आने वाला है, वो भी किस चरण से फॉलो कर सकता है, किनको देख के? बड़े सिटीज को देख के। तो वही चीज, ये मेथड वही है बस assumption का। ठीक है ना, तो इट इज बेस्ड ऑन द assumption that cities may be developed same as that selected similar cities developed in the past।
मतलब पास्ट में किस हिसाब से उसका सिचुएशन रहा होगा उसी को देख के, तो इस कारण से ये प्रिसाइज रिजल्ट देता है, क्योंकि अपन अंदाजा बहुत अच्छा खासा लगा सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो ये आपका प्रिसाइज और रिलायबल रिजल्ट देता है और कुछ नहीं। उसके बाद फिर देखते हैं सोर्सेज एंड कन्वेंशन ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब क्या होता है कि कहाँ से पानी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारा सोर्स है। तो वो सोर्स जो होता है, ठीक है, सोर्स मतलब समझ में आ गया ना, सरफेस सोर्स होता है, सब सरफेस सोर्स होता है। सरफेस सोर्स मतलब आपका नदी का पानी, झील का पानी, तालाब का पानी, ये सब सरफेस सोर्स है जो ग्राउंड के ऊपर में है, और ग्राउंड के जो नीचे में है वो सब सरफेस सोर्स है। तो वही चीज लिखा है, सरफेस सोर्स मतलब कि वाटर इज अवेलेबल एट द ग्राउंड सरफेस। एग्जाम्पल क्या हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, रिजर्वायर हो गया, ओशियन हो गया, ये सब होता है। आगे समझ में। और जनरली जो मेन सोर्स होता है इन सभी में, वो कौन सा सोर्स होता है, वो रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर जो होता है मेन मेड भी होता है जनरली, और नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन जनरली मेन मेड रिजर्वायर का यूज किया जाता है वाटर सप्लाई के लिए, और जो कि कहाँ पर यूज होता है, बड़े सिटीज में जनरली यूज होता है। तो कॉमनली यूज्ड मेथड कौन सा इनमें से बोलेगा, तो रिजर्वायर के थ्रू हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं, बोल देना, ठीक है ना, वाटर सप्लाई सिस्टम। उसके बाद फिर सब सरफेस जान गए आप लोग, अंडरग्राउंड सोर्स होता है वाटर का, उसको सब सरफेस बोलते हैं, बिलो ग्राउंड वाटर। उसके बाद फिर मतलब बिलो ग्राउंड सरफेस। उसके बाद इसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड आते हैं, तो इनफिल्ट्रेशन गैलरीज आते हैं, इनफिल्ट्रेशन वेल्स आते हैं, स्प्रिंग्स आते हैं, वेल्स आते हैं, एंड ट्यूब वेल्स आते हैं। इनको थोड़ा सा बताने की जरूरत पड़ेगा कि इनफिल्ट्रेशन गैलरीज क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन वेल्स क्या होता है ना, इनको बताने की जरूरत पड़ेगा, इसको देख लेना। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज क्या होता है, तो पहले देखते हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। बस कुआं जानते हो ना, कुआं, तो ये आपका वर्टिकल कुआं ना होके हॉरिजॉन्टल कुआं रहता है ना। इसको एकदम साधारण भाषा में बोलूं तो ऐसे ही समझा सकता हूँ कि ये जो कुआं है वो ऐसा डीप नहीं है, मतलब वर्टिकली नहीं है, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल और द नियरली हॉरिजॉन्टल टनल यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल वेल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेल उसी इनफिल्ट्रेशन गैलरीज को बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंटली लोकेटेड नियर द पेरेनियल रीचेज सोर्सेस। इस प्रकार का जो वेल होता है कहाँ पर होता है जनरली, तो जहां पर आपका पेरेनियल सोर्सेस होता है। पेरेनियल सोर्सेस मतलब समझ रहे हो, पेरेनियल सोर्सेस मतलब कि जहां पर वर्ष भर पानी बह रहा है, ठीक, वर्ष भर पानी बह रहा है, वहां पर होता है। तो ये जो पानी बोलते नहीं है कि नदी जो है आपका नीचे नीचे चल रहा है, तो नीचे नीचे जो चल रहा है मतलब वो वही इनफिल्ट्रेशन गैलरी है। मतलब ऊपर में ना सके, ऊपर सूखा है लेकिन नदी नीचे चल रहा है, ठीक है ना, कहीं कहीं सुने होंगे, तो वही चीज है आपका। तो इनफिल्ट्रेशन गैलरीज वही होता है, फ्रिक्वेंटली लोकेटेड नियर द पेरेनियल रिचार्ज सोर्सेज एंड प्लेस्ड अलोंग द बैंक और द अंडर द बैंक ऑफ द रिवर। वो इसी का एग्जांपल बोल सकते हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरीज का। उसके बाद इनफिल्ट्रेशन वेल देखते हैं। इनफिल्ट्रेशन वेल मतलब जो नॉर्मल कुआं होता है ना, कुआं तो देखे होगे, उसी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन वेल जो होता है। दीज आर दी सेलो वेल्स एंड कंस्ट्रक्टेड इन द सीरीज, नहीं नहीं गलत बोल दिया, इनफिल्ट्रेशन वेल उसको नहीं बोलते हैं, सॉरी। इनफिल्ट्रेशन वेल जो होता है ये शैलो वेल होता है, कंस्ट्रक्टेड इन द सीरीज। मतलब बहुत सारे शैलो वेल, शैलो वेल मतलब जो ज्यादा गड्ढा वाला कुआं नहीं होता, उनको हम लोग क्या करते हैं सीरीज में कंस्ट्रक्ट करते हैं, सीरीज में कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी को इनफिल्ट्रेशन वेल बोलते हैं। और इस प्रकार का वेल जो होता है क्लोज्ड टॉप एंड बॉटम होता है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्लोज रहता है, पेक रहता है, मतलब इम्परवियस होता है, ठीक है। एंड वेरियस इनफिल्ट्रेशन वेल्स आर कनेक्टेड बाय पाइप्स, और बहुत सारे इनफिल्ट्रेशन वेल को एक दूसरे से पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, और इसी को फिर क्या बोलते हैं, जेक वेल भी बोलते हैं, जेक वेल बोलते हैं। और इसी जेक वेल से फिर पानी कहाँ जाता है, ट्रीटमेंट यूनिट में जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट में। पहले भी बता चुका हूँ ना, जो सोर्स का जो पानी होता है वो पहले ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, उसके बाद फिर रिजर्वायर में जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग के पास आता है। तो वही चीज है, जेक वेल मतलब इनफिल्ट्रेशन वेल क्या है, एक प्रकार का सोर्स है ना, इधर देखो ना, सब सरफेस सोर्स के अंतर्गत में आ रहा है इनफिल्ट्रेशन वेल। तो ये जो सोर्स है वहां से पानी, या फिर जो जेक वेल है वहां से पानी ट्रीटमेंट प्लांट को जाता है, वही चीज बोल रहा है। स्प्रिंग्स क्या होते हैं, स्प्रिंग्स क्या होते हैं, तो स्प्रिंग्स जो होता है, जो ग्राउंड वाटर है वो लीक होके बाहर आ जाना, लीक होके बाहर ग्राउंड सरफेस में आ जाना, वही स्प्रिंग होता है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़े भी थे, तो वही चीज बोल रहे हैं, नेचुरल आउटफ्लो ऑफ द ग्राउंड वाटर विच अपीयर्स एट द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। और उसके बाद फिर स्प्रिंग्स आर केपेबल ऑफ दी सप्लाइंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द वाटर, मतलब कि ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर जहां जरूरत पड़ती है ना, जहां पर सप्लाई की कम जरूरत पड़ती है वहां पर ये यूज होता है। और स्मॉल टाउन्स में यूज होता है, स्मॉल टाउन नियर द हिल्स, मतलब ऐसे छोटे शहर जो कि आपके हिल के पास में हो, वहां पर जनरली स्प्रिंग का यूज होता है, क्योंकि स्प्रिंग पहाड़ों में ही जनरली निकलता है, पहाड़ों से देखे होगे ना पानी निकलते हुए, वही स्प्रिंग है और कुछ नहीं।
आगे समझ में? ऐसा लगता है कि कैसे निकल रहा है पानी। तो जो ग्राउंड वाटर, जो पहाड़ों में जो पानी नीचे चला गया है, वो अब वो जगह बना लेता है और निकलता है। ठीक है, ऐसी नदी का भी उद्गम होता है, देखोगे तो। चलो आगे देखते हैं। वेल्स की बात करते हैं। वेल्स दो प्रकार के होते हैं, ओपन वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं। ओपन वेल्स मतलब जो साधारण जो कुआं होता है। अब ये वही है जो नॉर्मल कुआं गांव में या फिर कहीं पर भी देखे होगे, वही चीज आपका ओपन वेल्स होता है। और ट्यूब वेल्स तो आप लोग जानते ही हो यार। तो इसको देख लेते हैं। ओपन वेल्स को ही डग वेल बोलते हैं, यूजुअली कंस्ट्रक्टेड बाय द डिगिंग, मतलब गड्ढा करके वेल बनाया जाता है। मेन मेड होता है जनरली, ये नेचुरल होता नहीं है। लार्ज डायमीटर, और आज के समय में वेल का यूज नहीं होता है। लार्ज डायमीटर होता है, कुआं का डायमीटर ज्यादा होता है ना, और लेकिन लो यील्ड होता है। लो यील्ड मतलब कि पानी कम रखेगा, मतलब एक प्रकार से लिमिटेड क्वांटिटी में पानी होता है उसके पास, है ना। और नॉट वेरी डीप, और बहुत गड्ढा भी नहीं होता। मतलब गड्ढा होता है किसके कंपेरिजन में कम गड्ढा होता है? ट्यूबवेल के कंपेयर। अब ये ट्यूबवेल को देखोगे ना, ट्यूबवेल कितना गड्ढा अपन पाइप डालते हैं, ठीक है ना। कुआं से भी बहुत गड्ढा होता है, ठीक है, आ रहा समझ में? तो वही चीज बोल रहे हैं कि नॉट वेरी डीप। लेकिन ट्यूबवेल अब पढ़ेंगे तो ट्यूबवेल में लिखा है कि ये लॉन्ग पाइप होता है, वेरी लॉन्ग पाइप को अपन संक कर देते हैं ग्राउंड में, है ना। उसके बाद इंटेक्स देखते हैं। इंटेक्स क्या होता है देखते हैं यार। इंटेक्स, दीज आर दी स्ट्रक्चर प्लेस्ड इन द सरफेस वाटर। ये जो स्ट्रक्चर होता है एक प्रकार से स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बोल रहा हूँ मैं? स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। किस चीज को? पानी को स्टोर करने का स्ट्रक्चर। कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो रिवर के पास कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो लेक्चर आज का बड़ा होगा, भले आप एक दिन में ना पढ़ पाओ तो 2 दिन में पढ़ना, लेकिन मैं जो आप टारगेट रखा हूँ उसको मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। उसके लिए सॉरी, मेरे ख्याल से 5 मिनट और लग सकता है। तो वही चीज बोल रहा है कि जो इंटेक होता है, इंटेक जो होता है वो एक स्टोरेज यूनिट होता है, जो कि पेरिनियल सोर्स या फिर जो नदी वगैरह जो होता है ना, उसी के पास में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये लिखा है ना। तो जो सरफेस वाटर होता है, जो सरफेस वाटर का सोर्स होता है, उसी के पास कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक प्रकार का स्टोरेज यूनिट होता है, एक प्रकार का स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, जो कि पानी को विड्रॉ करता है, मतलब पानी को अपने में लाता है। नदी का पानी कहाँ स्टोर हो जाएगा? इंटेक में स्टोर हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाया जाए तो, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उस इंटेक के पानी को फिर हम लोग कहाँ ले जाते हैं? ट्रीटमेंट यूनिट में ले जाते हैं। और ट्रीटमेंट यूनिट के बाद फिर से वही प्रोसेस चलेगा। कहाँ जाएगा आपका? रिजर्वायर में, और रिजर्वायर के बाद हमारे पास आएगा। तो क्या लिखा है एक बार उसको पढ़ दो। तो दीज आर दी स्ट्रक्चर प्लेस्ड इन द सरफेस वाटर सोर्स टू परमिट द विड्रॉ ऑफ द वाटर फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से यहाँ पर पानी को विड्रॉ करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एंड डिस्चार्ज इट इनटू द इंटेक्स कंडक्ट टू द ट्रीटमेंट प्लांट। आगे समझ में? आगे बढ़े। उसके बाद फिर देखते हैं कन्वेंस ऑफ वाटर। कन्वेंस मतलब कि पानी का एक हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पानी को ले जाना। वाटर इज जनरली कन्वेड बाय यूजिंग द प्रेशर कंडक्ट, ठीक है ना। तो प्रेशर कंडक्ट मतलब पाइप। अब देखो यार, पानी को ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करोगे? पाइप के थ्रू करोगे। फिर से वही चीज है, आप पाइप के थ्रू करोगे तो अगर सोर्स आपका ऊपर हाइटेड में है, मतलब हाइट में है, और नीचे आपका सिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेविटी के थ्रू पानी आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है तो कैसे होगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा ना पाइप में, मतलब जो पानी फ्लो हो रहा है उसमें प्रेशर लगाओगे। प्रेशर के थ्रू, प्रेशर किससे लगाओगे? पंप के द्वारा। तो इसलिए लिखा है। तो जनरली जो कन्वे होता है पानी का, वो किसके थ्रू होता है? यूजिंग द प्रेशर कंडक्ट या फिर प्रेशर पाइप। कंडक्ट मतलब पाइप, ठीक है। एंड टू डिजाइन द प्रेशर कंडक्ट डार्सिस वेबेज इक्वेशन का यूज किया जाता है, और उसके अलावा विलियम इक्वेशन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। किसको डिजाइन करने के लिए? जो प्रेशर को डिजाइन करने के लिए, प्रेशर कंडक्ट को, प्रेशर पाइप को डिजाइन करने के लिए। तो वेबेज इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, FLV² डिवाइडेड बाय 2GD होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर पढ़ोगे तो ये आपको फॉर्मूला समझ आ रहा होगा। डार्सी वेबेज का फॉर्मूला होता है ये एच, अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं हो, लिखना होगा तो लिख लेना। HF जो होता है हेड लॉस होता है। एफ जो होता है वो क्या फैक्टर होता था? क्या फैक्टर बोलते थे यार उसको? फ्रिक्शन फैक्टर बोलते थे क्या? फ्रिक्शन फैक्टर नहीं बोलते थे, कुछ तो बोलते थे, उसको भूल रहा हूँ मैं। ये फैक्टर होता था जिसका वैल्यू अपन कैसे निकालते थे? 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर से निकालते थे। फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते थे क्या? अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं तो नेक्स्ट क्लास में बता ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर एल जो होता है लेंथ ऑफ पाइप होता है, और वी जो होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है। जी जो होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और डी जो होता है डायमीटर ऑफ पाइप। कॉमन सेंस वाला चीज है। जी आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही होगा हमेशा, डी डायमीटर ऑफ पाइप होगा, ए लेंथ ऑफ पाइप होगा, वी जो होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा, और एफ जो होगा
वो फ्रिक्शन फैक्टर होता था कि क्या फैक्टर होता था वो थोड़ा भूल रहा हूँ मैं। और निकालते कैसे थे, तो लेमिनार के लिए अलग था, 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर से निकालते थे। और टर्बुलेंट के लिए एक और फॉर्मूला होता था, फ्रिक्शन फैक्टर ही बोलते हैं शायद उसको, उसको निकालने के लिए हेजन विलियम्स का इक्वेशन है, इसके थ्रू हम लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसे निकाल रहे हैं, 0.85 इंटू सी एच इंटू आर टू द पावर 0.63 इंटू एच टू द पावर 0.54 से निकाल रहे हैं। अब ये यहाँ पर जो आर है वो क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, सॉरी क्या बोलते थे उसको, हाइड्रोलिक रेडियस बोलते थे ना, हाइड्रोलिक रेडियस बोलते थे। और एस जो है इसको आप लोग बोल सकते हैं स्लोप, हाइड्रोलिक स्लोप बोल सकते हैं इसको। और ये जो सी एच दिख रहा है ना, वो सी एच है, एच फॉर क्या हो जाएगा, हेजन। तो ये हेजन कांस्टेंट है, ये सी कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ पंप, पंप के थ्रू ही हम लोग प्रेशर लगाते हैं ना, पानी को प्रेशर से देते हैं, तो पंप की कैपेसिटी का भी एक फॉर्मूला है जो काम का नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसको लिख दिया हूँ, भले नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, ठीक है, कोई काम का नहीं है। बस ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, देखना होगा, एक बार देख लो, गामा डब्ल्यू क्यू एस डिवाइडेड बाई 0.746 एन पी, वो एन या फिर न्यू जो भी बोल लो, न्यू पी न्यू एम। तो इसका वैल्यू भी आपको दिया गया है कि ये एफिशिएंसी ऑफ पंप एंड मोटर है रिस्पेक्टिवली, जो पी फॉर क्या हो जाएगा पंप और एम फॉर क्या हो जाएगा मोटर की इफिशियंसी। आगे समझ में, इस प्रकार से आज का क्लास खत्म करते हैं। होप आपको सब चीज समझ में आया होगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ सब चीज को ध्यान से याद रखे करो, ठीक है, अप्लाई किया करो और अच्छे से पढ़ो भाई, है ना। तो इस प्रकार से आज का क्लास खत्म करते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, कुछ फीडबैक होगा तो फीडबैक दे सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।